सो अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो दोस्तों आप सब? आई होप आप सब मन लगाकर और दम लगाकर पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं। आज एक बार फिर हम सभी मिले हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा लास्ट लेक्चर कवर करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, लास्ट लेक्चर है आज हमारा स्टडी नोट नंबर 4 एंड स्टडी नोट नंबर 5। कस्टम का जो पार्ट छूट गया था उसे आज हम यहाँ कवर कर लेंगे। एंड दिस विल गोना बी योर लेक्चर नंबर #7 बेटा। 7th लेक्चर होगा ये आपका वर्क बुक रिविजन्स का, CMA इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए। और यहां पर हम बेटा ये सारे के सारे टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर से रिलेटेड कवर कर चलेंगे। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। हमेशा की तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक बार फिर हैं आप सभी के सामने। अ वेयरहाउस इंचार्ज shall file the bond officer a monthly return containing various details after the close of the period within 10 days, है ना। ये अपनी बुक में भी दे रखा है बेटा, स्टडी नोट्स जो हमारे पास है उसमें दे रखा है। और आप सभी जानते हैं बेटा, जो भी मंथ खत्म होता है MONTH, जिस मंथ से रिलेटेड भी डिटेल्स हमारे पास में अवेलेबल है उस मंथ के एंड से विद इन 10 डेज, यानी सब्सिक्वेंट मंथ के कितने दिन मिलेंगे अपन को? 10 डेज मिलेंगे, 10 दिन मिलेंगे। तो बेटा अगर मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं जनवरी की, तो आपको कब तक फाइल करके चलना है बेटा? 10th ऑफ फरवरी तक। कब तक फाइल करके चलना है बताओ? 10th ऑफ फरवरी तक। ठीक है सर? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, सेक्शन नंबर 16 ऑफ IGST एक्ट एक्सपोर्ट वुड बी कंसीडर्ड। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं सेक्शन नंबर 16, अगर IGST एक्ट की बात करूंगा बेटा तो वो एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई का दर्जा दिया जाता है। जीरो रेटेड सप्लाई बेटा, हेडिंग ही यही है, सेक्शन चालू ही इसके साथ होता है। सेक्शन की जो हेडिंग होती है ना बेटा, सेक्शन की हेडिंग वही जीरो रेटेड सप्लाई दे रखी है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही पूछ रहा है कि साहब एक्सपोर्ट को क्या माना जाएगा? जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद आपके पास में आ रहा है बेटा अगला क्वेश्चन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द ऑप्शन टू सप्लाई गुड्स or services for export without payment of IGST shall furnish prior to export a bond or LUT in form RFD 11 रूल नंबर 96 कैपिटल ए। याद करो दोस्तों, रूल नंबर 96 कैपिटल ए जो अमेंड हुआ था और अमेंड होने के बाद ये आया था, याद आया? हाँ सर याद आया। वहां पर बेटा अपन को फॉर्म दे रखा है RFD 11। तो ये सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि जो बॉन्ड और LUT फाइल करनी होती है ना बेटा, ये मैंने आपको रेगुलर क्लास में प्रैक्टिकली कर भी दिखाया था, याद करो। मैंने पोर्टल पे लेकर गया था आपको, कॉमन पोर्टल पे मैंने लॉगिन करा था। लॉगिन करने के बाद मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बॉन्ड और LUT सर्विसेज में जाकर फाइल करते हैं, याद आया? ऊपर सर्विसेज था, सर्विसेज में गए थे अपन और वहां पर अपन ने जाके फाइलिंग ऑफ बॉन्ड और LUT इन केस ऑफ एक्सपोर्ट करा था। तो वहां पर जो फॉर्म था वो कौन सा फॉर्म था? RFD 11। तो कभी भी अगर बेटा मुझे बॉन्ड और LUT के बेसिस पर रिफंड करना है, आपको पता है ना एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट दो तरीके से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से वी कैन एक्सपोर्ट आवर गुड्स बेटा। देयर आर टू वेज, with payment of tax and without payment of tax। with payment of tax and without payment of tax, without payment of tax। बेटा अगर मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अवेल करता हूं, इफ आई विल अवेल विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, देन इन दिस केस आई हैव टू फाइल बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट को बेटा ये भरोसा देना पड़ेगा, कि मैं जेन्युइनली एक्सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि ड्यूटी पे नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कभी अगर बाद में आपका गुड्स वापस आ गया, आपका जो एक्सपोर्ट था वो फेल हो गया, गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुआ, गुड्स वापस आ गया, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट। इन दैट केस बेटा यू आर रिक्वायर्ड टू पे द ड्यूटी। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या कर लेती है? सिक्योरिटी कर लेती है कि अगर इन फ्यूचर इफ इट इज नॉट एक्सपोर्ट एंड यू आर लायबल टू ड्यूटी, इन दैट केस दैट बॉन्ड और LUT विल गेट रिडीम्ड। तो उस बॉन्ड और LUT को बेटा तुड़वा लेंगे, पैसे निकाल लेंगे, रिडीम कर लेंगे, गवर्नमेंट रिडीम कर लेगी। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, ओके सर। तो बेटा वही RFD की वही जो बॉन्ड और LUT होता है वो कौन से फॉर्म में फाइल करना होता है? RFD 11 में फाइल करना होता है। ओके सर, आगे चलो। In the GST regime, levying IGST on all imports under the Project Import Scheme। याद आया? Are you remembering what I am saying? Project Import Scheme बेटा, प्रोजेक्ट इंपोर्ट याद करो, था ना एक छोटा सा टॉपिक स्टडी नोट्स के अंदर? हाँ सर था बेटा। अपन ने बताया भी था कि वहां पर ड्यूटी कितनी डिटरमाइन की गई है IGST की? एट द रेट ऑफ 18%। तो यहां पर समझाने के लिए देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड, क्लियर रटन विद्या, यू हैव टू क्रैम्प इट।
क्या करना है बेटा, सीधा 18%। तो इन केस ऑफ प्रोजेक्ट स्कीम द रेट ऑफ आईजीएसटी विल बी 18%। एज पर रूल 3, बेटा रूल 3 में क्या दे रखी है बताओ, रूल 3 में क्या दे रखी है, डेफिनेशंस। क्या दे रखी है बताओ, डेफिनेशंस। और यहां क्या बात कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस विद द यूज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स मींस आउटपुट सर्विस। वेरी गुड, सारे बच्चों को याद है आउटपुट, बेटा आउटपुट सर्विस। यस और नो, यस सर। इज देयर एनी ऑप्शन, यस सर बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देयर इज अ डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है कि सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब बेटा अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, मैंने क्या बोला, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो और किसकी मदद से, किसकी हेल्प से सर्विस प्रोवाइड करते हो, इंपोर्टेड मटेरियल यानी आपने जो मंगाया उसका यूज करा आपने अपनी सर्विस के अंदर, आपने जो इंपोर्ट किया था उस इंपोर्टेड मटेरियल का आपने यूज करा बेटा अपनी सर्विस के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर, देन इन दैट केस दैट सर्विस विल बी डीम्ड एज और टर्म्ड एज आउटपुट सर्विस। तो उसको क्या बोलकर चलेंगे अपन, उसको बोलकर चलेंगे आउटपुट सर्विस। बोलो हाँ के ना, ओके सर। कहां दे रखा है बेटा, रूल 3 में डेफिनेशन के अंदर डेफिनेशन दे रखी है। किसकी डेफिनेशन दे रखी है बताओ, आउटपुट सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है। ओके सर, ओके। आगे आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन अगला, ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी नेगेटिव लिस्ट, विल बी इन नेगेटिव लिस्ट फॉर एक्सपोर्ट मेड बाय पोस्ट इफ द अमाउंट इज लेस देन 50 रुपीज, इज द अमाउंट इज लेस देन 50 रुपीज। याद आया, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, ऑल क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। वी ऑलरेडी नो दैट अगर आप क्या करते हो बेटा, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो और बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट, किसका अमाउंट, ड्यूटी ड्रॉबैक। सर ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है बेटा, ड्यूटी ड्रॉबैक इज वेरी सिंपल, इट इज नथिंग बट रिफंड ऑफ ड्यूटी, इट इज नथिंग बट रिफंड ऑफ ड्यूटी। ओके सर, रिफंड ऑफ ड्यूटी। तो बेटा रिफंड ऑफ ड्यूटी अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन रुपीज 50, शुड बी ग्रेटर देन रुपीज 50। 50 रुपए से कम अगर हुआ तो 50 रुपए से बेटा अगर कम हुआ, लेस देन 50 हुआ, क्या हुआ, लेस देन 50, तो नो रिफंड विल बी ग्रांटेड। क्या बोला मैंने, अगर 50 से कम हुआ तो नो रिफंड विल बी ग्रांटेड, उस केस में बेटा रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कम से कम छोटू अमाउंट होना चाहिए ना यार, कुछ तो होना चाहिए ना। 50 रुपीज इज वेरी लेस, तो थोड़ा बहुत, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, 50 से ऊपर होना चाहिए। पक्का, पक्का याद हो गया, बोलो हाँ सर याद हो गया। आगे चले, आगे चलो। So moving on to the next question, guys. Your next question is here in front of you. When the license for warehousing can be cancelled? Cancelled, 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 cancelled. What I'm saying is cancelled. तो warehousing license के cancellation की बात कर रहा है, warehouse के license के cancellation की बात यहाँ पर बेटा कर रहा है। ठीक है, चलो समझे, फटाफट से रिवाइज करें। ये सर फटाफट से रिवाइज करते हैं। ठीक है दोस्त, हाँ सर। तो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट cancellation beta, I am talking about cancellation of license of warehouse, license of warehouse. That is very very simple again, there is no need to worry। क्या करना है बेटा, बड़ा सिंपल है। देखो कभी भी कोई भी चीज कब कैंसिल की जाती है मुझे बताओ, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल होता है। आपने बेटा आपकी गाड़ी का क्या ले रखा है, लाइसेंस दे रखा है, आपके पास में लाइसेंस है ना, यस। आपका वो लाइसेंस कब कैंसिल करेगा गवर्नमेंट, बताओ। सब छोड़ो, जस्ट अप्लाई कॉमन सेंस, अप्लाई कॉमन सेंस। व्हेन अ लाइसेंस इज गेट कैंसिल्ड, भले लाइसेंस बेटा आपकी गाड़ी का लाइसेंस हो, आपकी स्कूटर का, बाइक का लाइसेंस, या फिर वेयर हाउस का लाइसेंस हो, या फिर जीएसटी का लाइसेंस हो, कभी भी लाइसेंस यानी रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल होता है, जब आप कुछ गड़बड़ करते हो, जब आप कुछ गड़बड़ करते हो। व्हेन यू डू नॉट फॉलो दी रेगुलेशंस, व्हेन यू डू नॉट फॉलो दी रूल्स, अगर आप कानून को नहीं फॉलो करोगे, एक्ट को नहीं फॉलो करोगे, देन ओनली योर रजिस्ट्रेशन विल बी लायबल टू बी कैंसिल्ड। उस सिचुएशन में आपका रजिस्ट्रेशन बेटा कैंसिल करने योग्य होगा, कैंसिल करना पड़ेगा। बिकॉज कैंसिलेशन इज नथिंग बट पनिशमेंट, बिकॉज यू डू नॉट फॉलो, गवर्नमेंट विल पनिश यू। तो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट वी कैन से दैट वेन एवर द लाइसेंसी, क्या बोलेंगे बेटा, वेन एवर दी लाइसेंसी, जो भी लाइसेंसी होता है ना बेटा, लाइसेंसी मींस जिसको लाइसेंस दे रखा है, द पर्सन हु एक्वायर और होल्ड्स द लाइसेंस। तो वेन एवर दी लाइसेंसी कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस, एनी ऑफ द प्रोविजंस बेटा, एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ऑफ द एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ऑफ द एक्ट
और बोलो मेरे साथ साथ, बोलो फटाफट। मैं क्यों लिख रहा हूं बेटा? मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको मैं याद करा सकूं, ठीक है? तो मेरे साथ साथ बोलना है अपन को, ताकि अपन को फटाफट से याद हो जाए, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाए। तो whenever the licensee contravenes any of the provisions of this act और रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, क्या बोला मैंने? और रूल्स और रेगुलेशंस, और रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, मेड देयर अंडर। क्योंकि बेटा मेरे को बताओ फट, सारे बच्चे केवल एक्ट होता है क्या? नहीं, एक्ट के साथ रूल्स भी होते हैं, है ना? रूल्स के लिए रूल्स में जाना पड़ता है, एक्ट के लिए एक्ट में जाना पड़ता है, सेक्शंस के लिए कहां जाना पड़ता है? एक्ट के अंदर, और रूल्स के लिए क्या जाना पड़ता है? रूल्स के अंदर। तो आपको एक्ट भी यानी कि सेक्शंस भी फॉलो करने हैं और रूल्स भी फॉलो करने हैं। तो इफ यू कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, या फिर बेटा और और you contravene any of the conditions of the license। तो क्या होगा? अभी कानून तो अपनी जगह, बट बेटा लाइसेंस जो आपको दिया था, जो लाइसेंस आपको दिया था उसमें अलग अलग बातें लिखी हुई थी। देयर आर कंडीशंस इन द लाइसेंस, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, आपको सारे जितना भी गुड्स डिपॉजिट है उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, आपको प्रॉपर मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सो देयर आर सो मेनी देयर आर सो मेनी कंडीशंस on the basis of which the license is issued। So if you contravene or if you breach any of those conditions which are mentioned in the license, your license will be liable to be cancelled। Simple? Yes sir। So क्या बोलेंगे साहब? अपन बोलेंगे या फिर और breaches any of the conditions, और breaches बेटा any of the conditions of the license, any of the conditions of the license, the proper officer, या फिर पीसीसी, क्या बोलेंगे? दी पीसीसी। सर पीसीसी का मतलब क्या होता है बेटा? पीसीसी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। याद करो मेरे साथ साथ, क्या बोला मैंने बेटा? एक होता है एसीडीसी, एसीडीसी याद आया? हाँ सर याद आया। एक होता है एसीडीसी, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर, आई एम टॉकिंग अबाउट पीसीसी, यानी कि प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। तो बेटा क्या लिखेंगे? अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो द पीसीसी में साहब मैंने बोला करेगा नहीं, कर सकता है अगर मैं गड़बड़ करूंगा, बिकॉज द सेंटेंस इज whenever, because the sentence is whenever। So if we start with the sentence whenever, we have to write may। तो the PCC may cancel, PCC may cancel। तो मैं कैंसिल दी रजिस्ट्रेशन, में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। ग्रांटेड, जो ग्रांट किया था, बोलो क्या किया था? ग्रांटेड। बेटा वी विल ड्राफ्ट द लैंग्वेज, so you don't have to worry about learning or cramping, we will draft the language by understanding the concept। तो मैं कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, ग्रांटेड, वो कौन सा वाला रजिस्ट्रेशन? कौन सा वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा? जो उसने ग्रांट किया था। बोलो क्या किया था? ग्रांट किया था। तो ग्रांटेड कहां ग्रांट किया था? ग्रांटेड अंडर सेक्शन नंबर, याद करके बताओ, 57। किसके लिए बेटा? पब्लिक वेयरहाउस के लिए। और 58 किसके लिए बेटा? हाँ, प्राइवेट वेयरहाउस के लिए। हाँ, तो पब्लिक वेयरहाउस, प्राइवेट वेयरहाउस, और बेटा 58A फॉर स्पेशल वेयरहाउस, 58A फॉर स्पेशल वेयरहाउस। पक्का? हाँ सर जी पक्का। तो बेटा दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, जहां पर क्या बोला अपन ने? कैंसिलेशन। अभी नीचे लगाएंगे नोट, नीचे लगाएंगे एक नोट लगा के क्या लिखेंगे कि बेटा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। याद करो बेटा, एक बार उसको मौका तो देना पड़ेगा ना, एक बार उसको पहले मौका तो देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन हुज लाइसेंस यू आर गोइंग टू गेट कैंसिल्ड। जिसका लाइसेंस आप कैंसिल करने वाले हो उसको एक बार बेटा आपको शो कोज तो देना पड़ेगा ना, कि बताओ साहब आपका लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल होना चाहिए। तो यू शुड हैव टू गिव अ शो कोज, कि साहब उसको एक बार मौका दो, उसको एक बार पहले इंटीमेट करो कि साहब हम आपका क्या करने वाले हैं? लाइसेंस कैंसिल करने वाले हैं, रीजन बताओ, इसलिए कैंसिल करने वाले हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो क्या बोलेंगे बेटा? बिफोर कैंसिलेशन opportunity of being heard, OOBH, opportunity of being heard should be given to the licensee, should be given to the licensee। बोलो कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को यहां तक? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, वेरी सिंपल। व्हाट आई हैव सेड इज कि whenever
द लाइसेंसी, क्या बोला मैंने, जब भी लाइसेंसी बेटा कॉन्ट्रावेन करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, या फिर और ब्रीचेस एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस, देन पीसीसी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में कैंसिल कर सकता है, करेगा नहीं, अगर गड़बड़ होगी तो करेगा, तो मे कैंसिल दी लाइसेंस विच इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन नंबर 57, 58 और 58A। नोट लगा के अपन ने क्या देखा था कि साहब आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, बोलो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना पड़ेगा, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन। नाउ पॉइंट नंबर 2 बेटा, पॉइंट नंबर 2, व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी सिंपल थिंग। अभी देखो मेरी बात को सुनो, अभी मैंने क्या करा, इधर आओ मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 27th of December, 27th of December. On this date, I issue a show cause notice to the licensee बेटा। अभी मैंने क्या कर दिया, लाइसेंसी को क्या दे दिया, शो कॉज नोटिस दे दिया। सर किस चीज का शो कॉज नोटिस दे दिया, हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाले हैं। मैंने क्या भेज दिया, नोटिस भेज दिया, किसको भेज दिया, बोलो, 27 दिसंबर को मैंने नोटिस भेज दिया लाइसेंसी को कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाले, साहब क्या करने वाले, कैंसिल करने वाले। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या मुझे बताओ, क्या साहब एक दिन में वो रिप्लाई कर देगा, उसको रिप्लाई करने का मौका तो देना पड़ेगा ना, उसको जवाब देने का मौका तो देना पड़ेगा। हाँ सर, अब फॉर एग्जाम्पल बेटा उसको अपन ने, एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, उसने जवाब दिया साहब 7 दिन में, 7 डेज, तो अपन लिखते हैं साहब रिप्लाई इन 7 डेज, रिप्लाई इन 7 डेज। नो ही विल रिप्लाई इन 7 डेज। Now after replying, maybe the proper officer will satisfy or will not satisfy from the reply। अभी जो जवाब उसने दिया उससे हो सकता है बेटा मैं संतुष्ट हूं, चाहे मैं संतुष्ट ना हूं। जो प्रॉपर ऑफिसर है जो कह रहा है साहब आपने गलती करी है, अब आप मेरे को कह रहे हो साहब हमने तो नहीं करी, बट मैं तो नहीं मानता आपकी बात, मेरे हिसाब से तो आपने करी है। तो दो ऑप्शन है, या तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा क्या चलो ठीक है मान ली बात, या फिर मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, तो उसमें टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोसेस टेक्स हाउ मेनी डेज, 2 to 3 days, तो 2 to 3 एक्स्ट्रा डेज इन्वॉल्व, एक्स्ट्रा डेज इन्वॉल्व। तो टिपिकली इफ यू विल लुक एट, अगर आप देखो दोस्त, तो फ्रॉम 27th ऑफ दिसंबर, फ्रॉम 27th ऑफ दिसंबर प्लस एड 7 डेज इन इट, तो कितना हो जाएगा बेटा, 28, 29, 30, 31, 4 2nd ऑफ जनवरी एंड देन 2-3 एक्स्ट्रा डेज अराउंड 6th ऑफ जनवरी। तो टिल 6th ऑफ जनवरी, टिल 6th Jan, till 6th Jan 2021 बेटा, ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 26th of December और 27th of December, from 27th of December till 6th of January बेटा, this is the period of a few days during which the operations are still effective of the warehouse। यानी बेटा अभी भी वेयर हाउस में काम चल रहा है। मैं यहां नोटिस दिया साहब, I give notice here, I give notice on this date, and final conclusion take this place, final conclusion or decision is taken on this date। तो बेटा इस दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड द वेयर हाउस इज स्टिल इन ऑपरेशन। इट मींस वेयर हाउस अभी भी चल रहा है, गुड्स आ रहा है, गुड्स जा रहा है, गुड्स आ रहा है, गुड्स जा रहा है। मतलब अगर गड़बड़ है तो गड़बड़ अभी भी हो रही है, नोटिस देने के बाद भी गड़बड़ तो हो रही है, इस दौरान भी गड़बड़ तो हो रही है। तो इस दौरान गड़बड़ हो रही है, इसको सही कैसे करें, हाउ टू फिक्स इट। तो गवर्नमेंट गिव्स पावर टू द प्रॉपर ऑफिसर, गवर्नमेंट ने बेटा पावर दे दी, कानून ने, द एक्ट गिव्स पावर टू द प्रॉपर ऑफिसर कि इफ यू वांट then you can even suspend the operations of the warehouse during this period। You can even suspend the operations of the warehouse during this period। मतलब कि दोस्त प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो इस दौरान बेटा नोटिस देने के बाद से फाइनल ऑर्डर आने तक के पीरियड में आपके सारे के सारे कार्यक्रम, जितना भी साहब काम चल रहा है आपका वेयर हाउस के अंदर, सबका सब क्या करवा सकता है बेटा, सस्पेंड करवा सकता है, यानी कि वहां ताला लगवा सकता है। ना गुड्स आएगा ना गुड्स जाएगा, क्या बोला मैंने, ना गुड्स बाहर आएगा ना गुड्स जाएगा। आपके सारे के सारे ऑपरेशंस को क्या कर दिया जाएगा, बोलो इस पीरियड के दौरान बेटा, ड्यूरिंग दिस पीरियड सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंड दिस इज द वेरी सेकंड पॉइंट बेटा, दिस इज द वेरी सेकंड पॉइंट।
शैल आई बेटा रिमूव इट? यस सर, यू कैन रिमूव इट। हटा दूं ना? देखो आपको समझ में आया ये? हाँ सर समझ में आ गया। तो बेटा मेरा समझाने का मतलब ये है सिंपल सा कि कभी भी प्रोसीडिंग्स किसी भी चीज को लेकर चलती तो बेटा केस एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में केस खत्म नहीं होता। केस को खत्म होने में टाइम लगता है। तो जितने दिन केस चला उतने दिन तो उसका काम चल रहा है ना, उतने दिन तो वो घपलेबाजी कर रहा है। तो उसकी घपलेबाजी रोकने के लिए बेटा आपके पास में पावर होनी चाहिए कि केस जितने टाइम चल रहा है उतने टाइम के लिए क्या कर दिया जाए, उसका पीरियड सस्पेंड कर दिया जाए। और मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या जीएसटी में भी ऐसा है? हाँ साहब, जीएसटी में भी ऐसा है। याद करो बेटा, कैंसिलिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर जो अमेंडमेंट आया था, उस अमेंडमेंट में क्या था कि सस्पेंड कर दिया जाएगा किसको बेटा? रिटर्न फाइलिंग को। यानी पोर्टल के ऊपर आप लॉग इन कर ही नहीं सकते। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब तक की प्रोसीडिंग्स चलेंगी कैंसिलिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, जीएसटी में रिवाइज करा रहा हूं मैं। कहां रिवाइज करा रहा हूं? जीएसटी में। तो जीएसटी में बेटा अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ कैंसिलिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर देंगे। तो यू कैन नॉट इवन फाइल योर रिटर्न्स, यू कैन नॉट इवन फाइल योर रिटर्न्स ऑफ जीएसटी ऑन दी पोर्टल, बिकॉज क्या कर दिया? सस्पेंड। उसी तरह से सिमिलरली, वेरी सिमिलरली, इधर भी बेटा आपके वेयर हाउस के ऑपरेशंस को क्या कर दिया जाएगा? बोलो, सस्पेंड कर दिया जाएगा। बैक टू वर्क, यस सर। तो पॉइंट नंबर 2 बेटा यही होगा आपका, वेरी सिंपल, कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच, क्या बोलेंगे? द प्रॉपर ऑफिसर में, द प्रॉपर ऑफिसर may suspend, what I'm saying is may suspend, क्या कर सकते हैं? बोलो फटाफट से मेरे साथ, may suspend the operations of the warehouse, very good, may suspend the operations of the warehouse, may suspend the operations of the, may suspend the operations of the warehouse during the period, during the period of pendency of inquiry, क्या बोलेंगे? during the period of pendency, during the period of pendency of inquiry, during the period of pendency of inquiry under subsection 1 बेटा, वो ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट है ना, that is your under subsection 1, that is under subsection 1, that is your point number 1। तो पॉइंट नंबर 1 में बेटा अगर आपकी पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी चल रही है कैंसिलिएशन को लेकर, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ इंक्वायरी योर ऑपरेशंस ऑफ द वेयरहाउस विल गेट सस्पेंडेड। बोलो हाँ क्या ना? हाँ सर, समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया। पॉइंट नंबर 3 बेटा, पॉइंट नंबर 3 वेरी सिंपल, अब ये तो बहुत ही आसान है। पॉइंट नंबर 3 यानी सबसेक्शन नंबर 3 क्या बोलेगा बताओ? बहुत सिंपल है कि जब तक सस्पेंशन है कुछ भी बाहर निकाला नहीं जा सकता और कुछ भी अंदर डाला नहीं जा सकता। नो गुड्स shall be inserted into the warehouse during the period of suspension, क्या बोलेंगे? no goods shall be deposited, क्या बोलेंगे बेटा? no goods shall be deposited into the warehouse, no goods shall be deposited into the warehouse during the period of such suspension, क्या बोलेंगे? during the period of such suspension, ठीक है ना? हाँ सर, during the period of सच सस्पेंशन। तो जब तक सस्पेंशन चल रहा है उस पीरियड तक कुछ भी अंदर इंसर्ट नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 4, और बेटा अगर फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, यानी कि इफ द पीसीसी बेटा, पीसीसी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, इफ प्रिंसिपल और कमिश्नर कैंसिल्ड द रजिस्ट्रेशन बेटा, कैंसिल्ड द लाइसेंस ग्रांटेड बेटा, आप जानते हो ग्रांट कहां किया था? बोलो कहां किया था ग्रांट? ग्रांटेड अंडर डिफरेंट सेक्शंस, ग्रांटेड अंडर डिफरेंट सेक्शंस। कौन कौन से सेक्शन? सेक्शन नंबर 57 और 58 और 58A। तो मैं क्या बोला? मैं बोला कि अगर पीसीसी कैंसिल कर देता है, अगर पीसीसी फाइनली कैंसिल कर देता है, कैंसिल्ड द लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन नंबर इतना, देन बेटा उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर उसने कैंसिल कर दिया तो आपको पता है उसके बाद वेयर हाउस में जितना भी गुड्स पड़ा है बेटा वो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वेयर हाउस का लाइसेंस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बेटा जितना भी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितना भी वेयर हाउस के अंदर गुड्स हैं, जितना भी वेयर हाउस के अंदर गुड्स हैं, अगर बेटा आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, क्या बोलेंगे? अगर आपका
लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो उस सारे के सारे गुड्स को बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करना पड़ेगा कहां से बेटा, वेयर हाउस से। और आप रिमूव बेटा किस किस पर्पज में कर सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। रिमूव करके दूसरे वेयर हाउस में ले जा सकते हो, रिमूव करके दूसरे वेयर हाउस में ले जाओ। इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, दूसरे वाले में ले जाते हैं, यानी कि यू हैव टू रिमूव दी गुड्स फ्रॉम दैट वेयर हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। कितना टाइम दिया बेटा, 7 दिन का, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस ऑफ कैंसिलेशन इज सर्व्ड ऑन दी लाइसेंसी। यानी कि बेटा जिस दिन वो जो नोटिस था ना, नोटिस कैंसिलेशन वाला नोटिस, जिस दिन वो नोटिस लाइसेंसी को मिला कि साहब तेरा लाइसेंस कैंसिल, जिस दिन भी वो कैंसिलेशन का नोटिस लाइसेंसी के हाथ में लगा, लाइसेंसी पर सर्व किया गया, मैं इंग्लिश में वापस बोलूं, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस इज सर्व्ड ऑन टू दी लाइसेंसी, वहां से 7 days, ठीक है, वहां से 7 days के अंदर क्या कर लेंगे बेटा, रिमूव करना पड़ेगा। तो गुड्स should be removed from such warehouse, goods should be removed from such warehouse within 7 days। और फिर करेंगे क्या वेयर हाउस से रिमूव करके, तो shall be transferred to another warehouse। क्या बोलेंगे, shall be transferred to another warehouse, बेटा दूसरे वेयर हाउस में लेके जाएंगे जिसका लाइसेंस कैंसिल नहीं हो रखा, ट्रांसफर टू अनदर वेयर हाउस, वेरी वेरी सिंपल। ओके सर, और क्या करेंगे बताओ, और क्या कर सकते हैं सर, घर ले जाओ, अरे घर ले जाओ, क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, घर ले जाओ। और बेटा अगर घर भी नहीं ले जाना तो एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, डायरेक्ट बाहर भेज दो बेटा। अगर आपके पास में कोई ऑर्डर आया हुआ है तो यू कैन इवन एक्सपोर्ट इट, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो बेटा कितने ऑप्शन है अपने पास, देयर आर 3 ऑप्शंस वी हैव, क्लियर कट 3 ऑप्शन मैंने आपको बताया। क्या बताया कि अगर बेटा थर्ड मतलब फाइनली अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, यानी कि सबसेक्शन नंबर 4 में अगर फाइनली कैंसिल हो जाता है, इफ पीसीसी कैंसिल्ड द लाइसेंस जो ग्रांट किया गया था इन सेक्शंस के अंदर बेटा, इसको अगर फाइनल कैंसिल कर दिया जाता है तो इन दैट केस आपके पास में क्या ऑप्शन रहेगा, विद इन 7 days, कितने दिन के अंदर बताया मैंने आपको बेटा, विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर आने के, ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, क्या बोलेंगे, सर्विस ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर की सर्विस के 7 दिन के अंदर अंदर, ऑर्डर की सर्विस के 7 days के अंदर अंदर, यू हैव टू रिमूव दोज गुड्स विच आर ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन दी वेयर हाउस। तो जो वेयर हाउस में ऑलरेडी डिपॉजिटेड है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, 7 दिन के अंदर अंदर रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करके क्या कर सकते हैं सर, मैंने आपको बताया, या तो दूसरे उसमें ले जाओ, वेयर हाउस में, घर ले जाओ, कहाँ ले जाओ बेटा, घर ले जाओ, या फिर क्या कर दो, उसको एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है सर, ओके सर। तो बेटा ये अपन ने क्या समझा, व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड इज ऑल अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ वेयर हाउस। तो वेयर हाउस के लाइसेंस की कैंसिलेशन को लेकर वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। पक्का पक्का सर। तो वी हैव डन विद आवर क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। मूव ऑन टू बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ऑनर्स राइट टू डील विद द वेयर हाउस गुड, सेक्शन नंबर 64, सेक्शन नंबर 64 बेटा, ऑनर्स राइट, ऑनर का राइट कि वो अपने गुड्स के साथ डील कर सकता है कि नहीं कर सकता वेयर हाउस के अंदर। वेरी वेरी सिंपल बताता हूं मैं आपको बेटा। एक बार अगर मैं आराम से कॉमन सेंस की बात करेंगे साहब, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत इजी है, वेरी सिंपल। मैं बताता हूं, एक बार इफ वी डिसाइडेड कि मुझे अपना गुड्स कस्टम पोर्ट से बेटा, मुझे अपना गुड्स कस्टम पोर्ट से शिफ्ट करना है, किसमें, वेयर हाउस में। आई वॉन्ट टू शिफ्ट द गुड्स फ्रॉम द कस्टम पोर्ट टू द वेयर हाउस। आई एम डिसाइडेड कि मुझे क्या करना है, बोलो, कस्टम पोर्ट से गुड्स घर नहीं ले जाना, वेयर हाउस में शिफ्ट करना है। बोलो कहां शिफ्ट करना है, वेयर हाउस में। तो बेटा आई शिफ्टेड माई गुड्स टू वेयर हाउस, मैंने अपना गुड्स कहां शिफ्ट कर दिया, मैंने अपना गुड्स वेयर हाउस के अंदर शिफ्ट कर दिया। ओके, अब उस वेयर हाउस के अंदर जो गुड्स रखा हुआ है, मेरा गुड्स रखा हुआ है, उस गुड्स को मैं कैसे कैसे डील कर सकता हूं, डील कर सकता हूं मतलब उस गुड्स को मैं कैसे कैसे टच कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, लोगों को दिखा सकता हूं कि नहीं दिखा सकता हूं। ये सब चीजें कहां लिख रखी है, ये सब चीजें लिख रखी है बेटा सेक्शन नंबर 64 में। बोलो कहां लिख रखी है, सेक्शन नंबर 64। और 64 क्या बोलता है बेटा, ISS, ISS, बोलो क्या बोलता है, ISS। बेटा यू कैन इंस्पेक्ट द गुड्स, अगर आप आए हो तो आप अपने गुड्स को आकर चेक कर सकते हो। साहब गुड्स आपका है, गुड्स विल बी योर्स, देन व्हाई यू कैन नॉट चेक इट। भाई वेयर हाउस में रखा है तो क्या हुआ, हम आकर हमारा माल चेक तो करेंगे ना कि सही से रखा है कि नहीं रखा है। तो वी कैन इंस्पेक्ट दी गुड्स, वेरी सिंपल, यू कैन इंस्पेक्ट द गुड्स, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दूसरा बेटा यू कैन सॉर्ट द गुड्स, यू कैन सॉर्ट द गुड्स। बेटा अगर मुझे जमाना है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है साहब लैपटॉप एक तरफ, मोबाइल फोन एक तरफ, है ना, अगर और भी कोई चीज है तो वो एक तरफ। आई वॉन्ट टू मेक सॉर्टिंग,
तो अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है तो आई कैन मेक दी सॉर्टिंग ऑफ माई गुड्स, मैं उसको जमा कर रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं साहब। और लास्ट एस क्या बेटा, शो द गुड्स फॉर सेल, यू कैन इवन शो द गुड्स, शो द गुड्स फॉर sale, very simple beta, you can even show the goods for sale. So there are 3 points that I have mentioned here. Point number 1, you can inspect the goods, you can check the goods, you can even sort the goods and you can show the goods for sale. मतलब बेटा बाहर से कस्टमर को लाकर वेयर हाउस पर दिखा सकते हो कि देखो ये रखा हुआ माल है, यही वो गुड्स है जो हम बेचेंगे, देख लो, यहाँ चेक कर लो, ये गुड्स है, ये रखा हुआ है, उनको बता दो। किसको? जिसको भी आप बायर को लेकर आओ ना, बायर को, उसको दिखा सकते हो, वेयर हाउस में ले जाकर दिखा सकते हो। तो खुद चेक कर सकते हो, बायर को दिखा सकते हो, सॉर्टिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा बेटा एक पॉइंट और आता है, लास्ट इन द फाइनल पॉइंट, वेरी वेरी सिंपल पॉइंट, यू कैन डील विद द गुड्स, यू कैन इवन डील विद द गुड्स, डील विद द गुड्स बेटा इन द मैनर नेसेसरी। क्या बोलेंगे? इन दी मैनर, उस तरीके से बेटा, हर तरीके से उठा के नहीं ले जा सकते, उठा के नहीं ले जा सकते, उसके लिए पहले ड्यूटी देनी पड़ेगी, बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, तो उठा के बाहर नहीं ले जा सकते, रहेगा वेयर हाउस के अंदर। बट स्टिल बेटा अंदर होते हुए भी आप उसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो इस तरीके से कि बेटा उसको नुकसान ना पहुंचे। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गुड्स लॉस हो जाएगा, आपका गुड्स डिट्रॉइट हो जाएगा, या फिर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 3 वर्ड्स, आपका गुड्स लॉस्ट हो जाएगा, आपका गुड्स डिट्रॉइड हो जाएगा, या फिर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक होता है बेटा डिट्रॉइटेशन, DETRITION, ठीक है, एक तो होता है डिट्रॉइटेशन, एक होता है लॉस्ट, एक होता है डिस्ट्रॉय। तो अगर आपको लगता है बेटा इनमें से कुछ हो सकता है, तो आप अपने गुड्स को क्या कर सकते हो बेटा, सही तरीके से जमा कर रख सकते हो, यानी डील विद द गुड्स इन अ मैनर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द गुड्स, नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द गुड्स। क्या बोलेंगे? नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम डैमेज, डिट्रोइटेशन एंड लॉस, DDL, फ्रॉम डैमेज, डिट्रोइटेशन एंड लॉस। तो देयरफॉर देयर आर हाउ मेनी पॉइंट्स बेटा? 5 पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स? बोलो बोलो बोलो। 5 points, 1 2 3 4, even 4 points only, not even 5 points, only 4 points that you have to remember। बेटा सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने अपन को। तो इंस्पेक्ट कर सकता है ISS, इंस्पेक्ट कर सकता है, सॉर्ट कर सकता है, शो कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, सॉर्ट कर सकता है, शो कर सकता है, और उसके बाद डील कर सकता है। तो बेटा IISD, यू कैन रिमेंबर ISSD। ओके बेटा मैं कैसे याद करता हूं पता है? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, याद करो बेटा, NASA in America, International Space Station, the lab, the orbiting lab around the Earth, that is the International Space Station। तो मैं तो वैसे याद कर लेता हूँ ISS, and then again D। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ we have completed our question number 3 as well। बेटा अच्छे से आपको याद हो गया होगा, आई होप आपको याद हो गया होगा। सेक्शन नंबर 64 देखो यही दे रखा है ना? हाँ सर यही दे रखा है। आगे चले? हाँ सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि state the conditions that should be satisfied for duty drawback on re-export। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट। बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक को लेकर आपको बहुत सारा कंफ्यूजन है और बहुत सारी क्वेरीज हैं, ठीक है? तो मैं ड्यूटी ड्रॉबैक एक काम करता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। फटाफट करेंगे ना, डोंट वरी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे और फटाफट से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? हाँ सर, सबसे पहला वर्ड है बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक। व्हाट इज द वर्ड? इज ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है? तो देर आर सो मेनी क्वेरी, बच्चों की बहुत सारी क्वेरी है, ड्यूटी ड्रॉबैक समझा दो तो मैं फटाफट से यहाँ पर रिवाइज भी आपको करा देता हूँ, ठीक है? हाँ सर, तो बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक। अब मुझे सारे बच्चे एक बात बताओ, ड्यूटी ड्रॉबैक का क्या मतलब होता है? चलो फटाफट से मेरे सारे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि साहब ड्यूटी ड्रॉबैक का क्या मतलब होता है। सर ड्यूटी ड्रॉबैक का कुछ मतलब नहीं होता, बहुत आसान मतलब होता है, रिफंड ऑफ ड्यूटी। क्या बोला मैंने? रिफंड ऑफ ड्यूटी। देखो, रिफंड ऑफ ड्यूटी। अब बात यह है साहब कि रिफंड ऑफ ड्यूटी, इसका मतलब तो ये हुआ कि ड्यूटी पहले दी होगी, पहले यू had paid the duty, then only you can claim the refund। So if you are saying that it is refund of duty, it means that previously you had paid the duty। बेटा पहले दी तभी तो रिफंड मांग रहा हूं, हाँ के ना? हाँ साहब, कॉमन सेंस की बात। अब दी होगी तभी तो मांग रहा हूं। इसका मतलब क्या है साहब? कि आपने पे करी है ड्यूटी, ड्यूटी इज पेड, ड्यूटी इज पेड, ड्यूटी इज पेड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई ड्यूटी इज पेड? भाई व्हाई ड्यूटी इज पेड? ड्यूटी पे क्यों करी? ड्यूटी क्यों पे करी? तो साहब ड्यूटी कब पे करते हैं? व्हेन इंपोर्ट,
क्या बोला मैंने? व्हेन इंपोर्ट, व्हेन इंपोर्ट। तो इन केस ऑफ इंपोर्ट यू पेड द ड्यूटी, तो ड्यूटी इज पेड। क्वेश्चन अराइज, व्हाई ड्यूटी इज पेड? बिकॉज वी इंपोर्ट। सो इफ यू इंपोर्ट यू पे द ड्यूटी। ओ नो, आई गेट द पॉइंट। अब मुझे बात समझ में आ गई साहब कि मैंने इंपोर्ट किया था इसलिए मुझे ड्यूटी देनी पड़ रही है। अब मेरे को बात समझ में आ गई कि साहब ड्यूटी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इंपोर्ट तो किया था। तो बात तो सही है। तो लेकिन सर ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब था कि रिफंड लेना है। रिफंड किसका लेना है? ड्यूटी का। इसका मतलब ड्यूटी दी होगी। ड्यूटी किस पर दी होगी? इंपोर्ट पर दी होगी। तो अब उसका रिफंड क्यों मांग रहे हो? अब उसका रिफंड क्यों मांग रहे हो? नाउ द न्यू क्वेश्चन इज व्हाई रिफंड? अगेन आई एम कनेक्टिंग द कॉन्सेप्ट बेटा, अगेन आई एम कनेक्टिंग द कॉन्सेप्ट, आई एम कनेक्टिंग द कॉन्सेप्ट एंड आई एम सेइंग दिस। Why refund? I'm saying why refund? Why refund? सबसे पहले अपन ने क्या देखा? ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या मतलब होता है रिफंड? क्यों रिफंड चाहिए? ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड। अब अपन ने देखा रिफंड, इसका मतलब पहले आपने दिया होगा। हाँ सर दिया होगा, यानी कि यू पेड दी ड्यूटी। अच्छा क्यों दिया साहब? ड्यूटी क्यों देते हैं? ड्यूटी देते हैं क्योंकि इंपोर्ट करते हैं। अच्छा इंपोर्ट पे ड्यूटी दी, फिर ठीक है, ओके। बट अब रिफंड क्यों चाहिए? देन व्हाई रिफंड? This is the sequence you have to understand. This is the sequence you have to understand. Why refund? No, why refund? Because now the concept comes beta. अब concept की बात आ रही है. Because beta, the imported goods is now exported. The imported goods is now exported. Oh my God. Yes, the imported good is now exported. बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा साहब। जो गुड्स इंपोर्ट किया था बेटा वो वापस एक्सपोर्ट कर दिया, इधर से लेकर आया बेटा और इधर को दे दिया। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी साहब? व्हाट गवर्नमेंट वांट्स? गवर्नमेंट इज सेइंग दैट यू इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड द सेम गुड्स यू आर अगेन एक्सपोर्टिंग टू अनदर कंट्री। तो बेटा इधर फॉरेन करेंसी पे करा होगा, मंगाया है तो यू पेड फॉरेन करेंसी, एंड इधर बेटा यू आर सेलिंग तो यू आर रिसीविंग फॉरेन करेंसी, यू आर रिसीविंग फॉरेन करेंसी। तो इधर यू आर पेइंग फॉरेन करेंसी, इधर यू आर रिसीविंग फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट is only satisfied if the ratio of export is more than the ratio of import. Because देखो ना हो क्या रहा है, फॉरेन करेंसी जा भी रहा है और बेटा फॉरेन करेंसी आ भी रहा है, तो आने वाला फॉरेन करेंसी जाने वाले फॉरेन करेंसी से ज्यादा होना चाहिए ना। द रेशियो ऑफ आउटपुट export, output means export, the ratio of export should be more than the ratio of import. Then only the government will be happy. Government will say okay you are doing good because more foreign currency is coming into the country. तो गवर्नमेंट बोलेगी ओके नो प्रॉब्लम, इफ यू इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट वी विल रिफंड यू द ड्यूटी, वी विल रिफंड यू द ड्यूटी बिकॉज यू आर मेकिंग मोर एक्सपोर्ट्स टू द कंट्री, यू आर इंक्रीजिंग द फॉरेन बैलेंस ऑफ द कंट्री, सो वी विल रिफंड यू द ड्यूटी। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया। गवर्नमेंट ने बोला साहब कि एक्सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम जितना इंपोर्ट कर रहे हो उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपको जितना भी ड्यूटी आपने पे करा इंपोर्ट पर उसका रिफंड दे देंगे, बिकॉज द गुड्स इज द सेम। मैंने क्या बोला? बिकॉज द गुड्स इज सेम। जो गुड्स इंपोर्ट किया था वही गुड्स मैंने क्या करा? एक्सपोर्ट करा। समझ में आया यहां तक? कोई भी दिक्कत है? सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहां से शुरू करा? मैंने बोला ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब रिफंड ऑफ ड्यूटी। रिफंड मांग रहे हो इसका मतलब ड्यूटी पे करी होगी। ड्यूटी पे क्यों करी होगी? क्योंकि इंपोर्ट करा होगा, और अगर इंपोर्ट पर ड्यूटी दे ही दी तो अब रिफंड क्यों मांग रहे हो? क्योंकि जो चीज मैंने इंपोर्ट करी थी उस चीज को मैंने वापस एक्सपोर्ट कर दिया, उस चीज को मैंने वापस भेज दिया दूसरे देश। एंड एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, and India is a WTO member, so India has to follow this rule. क्या रूल है? एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। इंडिया शुड हैव टू फॉलो दिस रूल बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल समझ में आ गया। अब बेटा देयर आर टू केसेस, अब देयर आर टू केसेस कि यू इंपोर्ट द गुड्स फॉर विच पर्पस। आपने इंपोर्ट किस पर्पस के लिए किया था बेटा? आपने इंपोर्ट किया था बिजनेस पर्पस के लिए। आपने इंपोर्ट किस पर्पस के लिए किया था? फटाफट से बताओ मुझे। बिजनेस पर्पस के लिए या फिर पर्सनल पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस।
तो द पर्पज ऑफ इंपोर्ट इज व्हाट, वेदर इट इज बिजनेस पर्पज और वेदर इट इज पर्सनल पर्पज, दो ही पर्पज हो सकते हैं बेटा। हाँ, अब अगर बेटा बिजनेस पर्पज था तो यू हैव टू चेक कि जो गुड्स आया, जो गुड्स आपने मंगाया, इंपोर्ट किया, उसे आपने यूज करा या यूज नहीं करा, यूज करा और यूज नहीं करा बेटा, यूज्ड और विदाउट यूज, क्या बोलेंगे, यूज्ड और विदाउट यूज। देयर आर ओनली टू थिंग्स इज पॉसिबल। आपने गुड्स मंगाया, इंपोर्ट किया, बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया, और उसके बाद में आपके पास देयर आर टू ऑप्शंस, या तो आप उसे अपने बिजनेस के अंदर यूज करो या फिर आप उसे यूज मत करो। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपोर्ट के लिए ही मंगाया है। तो वेन एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी, वेन एवर यू गेट द एक्सपोर्ट ऑर्डर, यू विल एक्सपोर्ट दिस गुड्स। टिल देन यू डोंट यूज इट, आप उसे यूज नहीं करोगे। सर क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूं कि मैंने फॉर एग्जाम्पल बेटा एक मशीन मंगाई थी। इस मशीन को आई मेरे बिजनेस के लिए मंगाई थी। किसके लिए मंगाई थी? बिजनेस के लिए। मेरा बिजनेस क्या है साहब? मशीन मंगाना और उसे वापस एक्सपोर्ट करना, बेचना। अभी मशीन आ गई, लेकिन मेरे पास बेटा अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया वापस इसे भेजने का। देयर इज नो ऑर्डर, तो आई विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंड गवर्नमेंट ने टाइम दिया, कितने टाइम तक बेटा? 2 ईयर्स। गवर्नमेंट ने बोला साहब 2 ईयर्स तक हम आपको टाइम दे रहे हैं। अगर 2 साल के अंदर अंदर बिजनेस पर्पस विदाउट यूज आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो हम आपको 98% ऑफ द ड्यूटी पेड रिफंड कर देंगे। क्या बोला मैंने? 98% ऑफ द ड्यूटी पेड क्या कर देंगे बेटा? रिफंड कर देंगे। तो इफ इट इज अ सिचुएशन ऑफ बिजनेस पर्पस बेटा, इफ इट इज अ सिचुएशन ऑफ बिजनेस पर्पस एंड इन बिजनेस पर्पस इफ इट इज विदाउट यूज, दैट यू आर नॉट यूजिंग द गुड्स, then you have to export these goods within 2 years from the date of payment of duty. क्या बोला मैंने? export within कितने पीरियड में बेटा? 2 years। तो 2 years में बेटा आप इसको क्या कर दो? एक्सपोर्ट कर दो। तो एक्सपोर्ट विदिन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, दैट इज डोपो डी। क्या बोला मैंने? डोपो डी, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी से 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है? एक्सपोर्ट कर देना है बेटा। अगर आप ऐसा कर देते हो तो इन दैट केस 98% ऑफ ड्यूटी पेड विल बी रिफंडेड। उसका बेटा आपको क्या मिल जाएगा? बोलो, रिफंड मिल जाएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द गुड्स imported for the business purpose should be exported without any use within 2 years. Within 2 years. So this is one of the conditions. Okay. What if you use it? What if you use it? बेटा अगर यूज करते हो तो क्या होगा? तो अगर मैं यूज कर रहा हूं बिजनेस पर्पस एंड यूज, तो गवर्नमेंट ने बेटा सिंपल सा बोला कि इन यूज बिकॉज द वैल्यू विल गेट डिक्रीज सब्सटेंशियली। क्योंकि अगर यूज नहीं करूंगा, ठीक है, तो वो वहीं का वहीं रखा रहेगा। देयर इज नो substantial decrease in its value. There is no substantial decrease in its value because the depreciation is not that much high. There is depreciation on the still goods also. बेटा रखे हुए गुड्स पर भी depreciation लगता है, we know, because effluxion of time is there. Class 11th, remember depreciation chapter? क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन इफ्लक्शन ऑफ टाइम यानी पासेज ऑफ टाइम के साथ भी लगता है। तो गुड्स पड़ा है तो भी बेटा डेप्रिसिएशन तो लग रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन कम लगेगा, रेदर अपन उसको यूज करेंगे। तो यूज के केस में बेटा वैल्यू ज्यादा गिरेगी क्योंकि घिस रही है ना चीज, आप यूज कर रहे हो। तो वहां पर 2 ईयर्स हटा दिए, 18 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स? 18 मंथ्स। तो बेटा वहां पर उन्होंने क्या सेट कर दिया? 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो दोस्त 18 मंथ्स वहां पर उन्होंने दे दिए कि 18 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आफ्टर 18 मंथ्स इफ यू एक्सपोर्ट, नो ड्यूटी विल बी, नो ड्रॉबैक विल बी ग्रांटेड। कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा साहब, आपको 1 रुपए का भी रिफंड नहीं मिलेगा अगर आपने 18 मंथ्स के बाद में करा तो। बट अगर आपने 18 मंथ्स के अंदर करा तो बेटा आपको वहां पर रिफंड मिल जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। बट अब यह है कि कितना मिलेगा, अब ये अपन को चेक करना पड़ेगा दैट हाउ मच। इधर तो कितना था? इन दिस केस इट इज 98% बिकॉज देर इज नो यूज, देयरफॉर पूरा 98%। बट इन दिस केस दिस विल नॉट गोना बी द सेम। यहां पर बेटा ऐसा नहीं होगा। यहां पर गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने बेटा 3 मंथ्स के इंटरवल के हिसाब से आपको रेट दे दिया। तो अगर आपने 3 मंथ्स
कितना यूज करा बेटा? आपने यूज करा 3 मंथ्स तक, यानी 3 महीने और 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स और विद इन 3 मंथ्स। इन दैट केस बेटा आपको मिलेगा 95% का ड्रॉबैक। अगर बेटा 6 मंथ्स और 6 मंथ्स के अंदर आपने यूज करा तो आपको मिलेगा, बोलो कितना, 85%। अगर आपने बेटा यूज करा 9 मंथ्स और 9 मंथ्स के अंदर तो आपको मिलेगा बेटा 75%। बोलो हाँ के ना? बेटा अगर आपने यूज करा 12 मंथ्स और 12 मंथ्स के अंदर तो आपको मिलेगा 70%। अगर आपने यूज करा बेटा 15 मंथ्स और 15 मंथ्स के अंदर तो आपको मिलेगा 65%। और अगर आपने पूरा 18 मंथ्स यूज करा, फुल 18 मंथ्स, देन इन डेट केस बेटा आपको मिलेगा 60%। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर आपने 3 मंथ्स तक यूज करा बेटा, कितना पीरियड? 3 मंथ्स, मतलब विद इन 3 मंथ्स मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो हाउ मच मुझे, कितना, हाउ मच ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी ग्रांटेड, कितना ड्रॉबैक मिलेगा बताओ? 95% मिलेगा। लेकिन अगर मैंने 3 महीने से ज्यादा यूज करा बेटा, भले ही 4 कराओ, भले ही 4 कराओ, 3 से ज्यादा हो गया, तो अब 85 ही मिलेगा, अब 85 ही मिलेगा बेटा। फिक्स अगर मैं कहूं फिक्स 975 मिलेगा, फिक्स 975% ड्रॉबैक आपको मिलेगा बेटा। आई होप यू गॉट दी पॉइंट, आई होप यू गॉट दी पॉइंट। पक्का? पक्का सर, समझ में आया? हाँ सर। आगे चले, आगे चलो सर। नो, दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन केस ऑफ बिजनेस पर्पस। ये सब अपन ने देखा बेटा किसके केस में? बिजनेस पर्पस के केस में। व्हाट इफ द पर्पस इज पर्सनल, व्हाट इफ द पर्पस इज पर्सनल, तो अगर पर्सनल पर्पस होगा तो क्या करेंगे? व्हाट? तो बेटा वेरी वेरी सिंपल। अगेन इन केस ऑफ पर्सनल पर्पस देयर आर टू थिंग्स, whether it will be used or whether it will not use. If you are saying that it is not used, not used, तो बेटा एक बात सोचने की कोशिश करो, अप्लाई कॉमन सेंस, अप्लाई कॉमन सेंस। कोई भी चीज अगर आप पर्सनल यूज के लिए मंगा रहे हो बेटा, कोई भी चीज अगर आप पर्सनल यूज के लिए मंगा रहे हो तो आप यूज करे बिना रह ही नहीं सकते मेरे बच्चा, रह ही नहीं सकते। आप बताओ रह सकते हो? कोई चीज बेटा, आपका फेवरेट परफ्यूम, पर्सनल पर्पस, फेवरेट परफ्यूम आपने मंगाया, तो बेटा आप थोड़ा सा उसे ट्राई तो करोगे, ट्राई तो करोगे, ट्राई तो करोगे था। आपका मोबाइल फोन आता है बेटा, मोबाइल फोन, अभी आपको अगर ये बोले कि इस मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट करना है, आपका पर्सनल मोबाइल फोन है, आपको एक्सपोर्ट करना है, आप बोलोगे थोड़ा चला लेता हूं फिर एक्सपोर्ट कर दूंगा। क्या बोलोगे? थोड़ा यूज कर लेता हूं उसके बाद एक्सपोर्ट करूंगा, बोलोगे कि नहीं बोलोगे साहब? आप बोलोगे। कॉमन सेंस है बेटा, ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज एवरी पर्सनल थिंग यू विल यूज इट फर्स्ट। अगर आपको बोला ना ये पर्सनल चीज है तो आप उसे पहले यूज करोगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि साहब पर्सनल था और आपने यूज नहीं करा, तो आपको बेटा उसे इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू इमीडिएटली एक्सपोर्ट इट। क्या बोला मैंने? इमीडिएट, इमीडिएट एक्सपोर्ट, बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट वेट, गवर्नमेंट कैन नॉट वेट इन दिस केस, बिकॉज गवर्नमेंट नो वन थिंग, गवर्नमेंट जानती है साहब, गवर्नमेंट इंतजार नहीं कर सकती अगर पर्सनल है और विदाउट यूज है। गवर्नमेंट इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट जानती है साहब पर्सनल चीजें ये यूज करे बिना रहेगा नहीं, ये यूज करे बिना रहेगा नहीं, ये यूज करेगा ही करेगा। तो इसलिए टाइम मत दो इसको, इसको टाइम मत दो। अगर इसको 98% सिमिलर टू दिस केस बेटा, अगर आपको ऐसा का ऐसा सिमिलर टू दिस केस, अगर आपको उधर भी चाहिए, उधर भी रिफंड चाहिए, पर्सनल के केस में भी इतना आपको ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए, तो आपको इमीडिएट क्या करना पड़ेगा? बोलो, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? आई विल से दैट इमीडिएट एक्सपोर्ट 98% आपको ड्रॉबैक, डीडी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक डीडी के मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ सर। एंड बेटा अगर आप यूज करते हो, अगर आप क्या करते हो बोलो, इफ यूज्ड, यूज्ड, तो इस केस बेटा अगेन से क्या आ जाएगी? टेबल आ जाएगी। तो ईयर 1 एंड ईयर 2 बेटा, यहां पर Q1, Q2, Q3 एंड Q4, देयर आर 4 क्वार्टर्स। तो परसेंटेज इज डिसाइडेड कि अगर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर करा तो, और फर्स्ट क्वार्टर फिक्स, फर्स्ट क्वार्टर हुआ तो, यानी फिक्स और उसके अंदर कितना परसेंट बोलो? 96% बेटा। और अगेन 4% कम होता चलेगा, या 92% बेटा, 88% बेटा, 84%, एंड देन आफ्टर बेटा 3% कम हो गया, यानी फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड ईयर का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड ईयर का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड ईयर का सेकंड क्वार्टर, सेकंड ईयर का थर्ड क्वार्टर एंड सेकंड ईयर का फोर्थ क्वार्टर। तो वहां पर कितना हो जाएगा बताओ? 3% से कम करना है, ठीक है? कितने परसेंट से? 3%। तो 81%, 78%, 75% एंड 72%। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बेटा दिस इज द रेट
इन केस ऑफ दिस। तो दिस इज समथिंग दैट बेटा इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो बेटा आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई विल मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू। मैं आपके लिए इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं, तो आप फटाफट से बेटा इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ सर, अब आ जाएगा अच्छे से स्क्रीनशॉट आपका। हाँ सर आ जाएगा। तो आप इसका चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आई होप आपने ले लिया होगा। ले लिया? ठीक है, आगे चलें सर, आगे चलो सर। तो ये मैंने आपको क्या समझाया दोस्त, इन शॉर्ट मैंने आपको कोशिश करी कि मैं आपको फटाफट से क्या रिवाइज करवा दूं। बताओ क्या रिवाइज करा दूं? ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अपना क्वेश्चन क्या था बेटा? अपना क्वेश्चन था कि व्हाट आर दी कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट। अब बेटा री एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क होता है सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री एक्सपोर्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट? ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेटा। ये भी मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं, ठीक है। हाँ सर, तो बेटा आपके पास में दो सेक्शन है, एक है सेक्शन नंबर 74, एक है सेक्शन नंबर 75। किसके बेटा? ड्यूटी ड्रॉबैक के। ड्यूटी ड्रॉबैक के देयर आर टू सेक्शंस यू हैव, 74 एंड 75। वेरी वेरी सिंपल बेटा। अगर आपका बेटा एज इट इज, क्या बोला मैंने, एज इट इज एक्सपोर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? एज इट इज एक्सपोर्ट, एज इट इज एक्सपोर्ट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज इट इज एक्सपोर्ट? एज इट इज एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जो मंगाया था वही एक्सपोर्ट कर दिया। मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन गया। लैपटॉप आया, लैपटॉप गया। बाइक आई, बाइक गई। कार आई, कार गई। मतलब द गुड्स एक्सपोर्टेड इज आइडेंटिफिएबल ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड। जो मंगाया था वही जा रहा है। मैं आइडेंटिफाई करवा सकता हूं। मैं क्या करवा सकता हूं? आइडेंटिफाई करवा सकता हूं कि जो मैंने मंगाया था वही मैं भेज रहा हूं। और बेटा अगर मैं उसे आइडेंटिफाई करवा सकता हूं तो वो केस बनता है आपका री एक्सपोर्ट, जिसको आप बोलते हो री ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं साहब। लेकिन बेटा फिर अगला केस कौन सा होगा? व्हाट अबाउट सेक्शन 75? सर उसमें क्या नया होने वाला है बेटा? उसमें यह होने वाला है कि वहां पर जो आपने मंगाया है ना वो रॉ मटेरियल है। क्या बोला मैंने? वहां पर जो आपने मंगाया है बेटा वो है रॉ मटेरियल, and you are not exporting this raw material as it is. You are not exporting this raw material as it is. You are actually, what you are doing is you are converting it into finished goods. आप बेटा इसे finished goods में convert कर रहे हो। आप इसे finished goods में convert कर रहे हो और बेटा export जो हो रही है वो finished goods की हो रही है। export जो हो रहा है वो किसका हो रहा है बोलो? वो हो रहा है finished goods का। हाँ क्या ना? हाँ सर। तो फिनिश गुड्स का अगर एक्सपोर्ट हो रहा है मेरे बच्चा, तो इन दैट केस द रॉ मटेरियल इज नॉट आइडेंटिफिएबल। रॉ मटेरियल आप नहीं पता लगा सकते कि बेटा जो फिनिश गुड्स है उस फिनिश गुड्स के अंदर कितना रॉ मटेरियल रखा हुआ है। तो बेटा ये अगर फिनिश गुड्स है और ये अगर रॉ मटेरियल इसमें लगा है तो बेटा ऐसे ना जाने कितने रॉ मटेरियल लगे होंगे। रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी, रॉ मटेरियल डी। 4 raw materials are used in manufacturing of a single product. How you will identify the quantity of raw material? Because you are paying a duty on the raw material beta. So this is the problem arises. Here is the problem arises. यहां पर क्या आ जाती है बेटा? प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहां प्रॉब्लम क्या आ जाती है? यहां प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो ड्यूटी बेटा आप पे करो ना, द ड्यूटी दैट यू आर पेइंग इज ऑन द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ड्यूटी इधर है, ड्यूटी इधर है, एंड इट इज गेट यूज्ड इन सो मेनी अदर फिनिश गुड्स बेटा। ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स 1, फिनिश गुड्स 2, फिनिश गुड्स 3 सबके काम में आता है। एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ऑल दीज फिनिश गुड्स आर डिफरेंट। इन सबका वैल्यू अलग अलग है। अब किस रॉ मटेरियल पर, अब किस रॉ मटेरियल भी देर डिफरेंट रॉ मटेरियल 1 और रॉ मटेरियल 2 और रॉ मटेरियल 3। सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि कौन सा रॉ मटेरियल कितना काम में आया? प्रॉब्लम प्रॉब्लम है कि नहीं है? बताओ प्रॉब्लम है कि नहीं है? प्रॉब्लम है। तो बेटा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला। गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई। क्या बनाई? लिस्ट, जिसके अंदर बेटा हर फिनिश्ड गुड्स के रेस्पेक्ट में जो रॉ मटेरियल जितना जितना काम आता है, मैंने क्या बोला? जो रॉ मटेरियल जितना जितना काम आता है उसका पूरा रेशियो वगैरह फुल एनालिसिस एंड फुल रिसर्च के साथ, क्या बोला मैंने? फुल एनालिसिस और फुल रिसर्च के साथ गवर्नमेंट ने क्या करा? पता लगाया। सा क्या पता लगाया कि किस फिनिश गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें लगती है, कितनी कितनी क्वांटिटी में लगती है, क्या हिसाब रहता है। एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने क्या करा दोस्त? एक लिस्ट
रिलीज कर दी और उस लिस्ट के अंदर सारे के सारे फिनिश गुड्स का क्या दे दिया, ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट दे दिया कि साहब अगर ये वाला फिनिश गुड्स है तो इतना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, ये वाला फिनिश गुड्स है तो इंपोर्ट पर रॉ, देखो ड्यूटी ड्रॉबैक किस पे मिल रहा है, रॉ मटेरियल पे, और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, फिनिश गुड्स। तो हम ये कह रहे हैं कि साहब अगर इतनी वैल्यू का फिनिश गुड्स था, इतनी वैल्यू का अगर आपका फिनिश गुड्स था और उसके अंदर इतनी वैल्यू की ड्यूटी मतलब ड्यूटी पेड गुड्स लगे हुए थे तो उसका इतना परसेंट हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दे देंगे। अब समझ में आया? हाँ सर, इसको बोलते हैं बेटा ऑल इंडिया ड्यूटी ड्रॉबैक रेट। क्या बोलते हैं? ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक रेट, ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक रेट। और बेटा दीज रेट्स आर गेट चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जैसे जैसे बेटा चेंजेस आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर, जैसे जैसे नई नई मशीन्स, नए नए कैपिटल गुड्स आते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, वैसे वैसे गवर्नमेंट क्या करती है, अकॉर्डिंगली उन प्रोसेसेस को देखते हुए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, कितना वेस्टेज हो रहा है, इन रेट्स को रिवाइज करती रहती है। तो ये रेट होती है बेटा आपके लिस्ट बन जाती है, उस लिस्ट के अंदर ये वाला अगर आपका फिनिश गुड्स है तो ये वाला रेट लगेगा। तो आप क्या करो बेटा, ढूंढ लो, इफ यू आर एन एक्सपोर्टर जस्ट फाइंड योर फिनिश गुड्स इन दैट लिस्ट। अगर आपको उस लिस्ट के अंदर अपना फिनिश गुड्स मिल जाता है तो वेरी गुड, तो वो रेट आपको मिलेगा। बट अगर नहीं मिलता है तो क्या, नहीं मिलता है बेटा तो आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करो सिंपली कि गवर्नमेंट मेरा फिनिश गुड्स इस लिस्ट में नहीं है, मेरे लिए अलग से एक स्पेशल ब्रांड रेट आप कंप्यूट कर दीजिए। तो यू कैन इवन अप्लाई फॉर अ स्पेशल ब्रांड रेट। बेटा दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। बोलो हाँ क्या ना? हाँ, इसको बोलते हैं बेटा एक्सपोर्ट। 75 दिस इज योर एक्सपोर्ट एंड दिस इज योर री एक्सपोर्ट। 74 इज योर री एक्सपोर्ट। जहां पर एज इट इज है वहां री एक्सपोर्ट, जहां पर नॉर्मल बेटा मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जा रहा है वहां पर अपन बोलेंगे ओनली एक्सपोर्ट। बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा सर। आगे चले, आगे चलो सर। पक्का पक्का। तो ये चीज मेरे पास में बेटा यहाँ पर निकल के आ रही है, आपको आई होप समझ में आया होगा। तो कंडीशन में आई होप बेटा आपको सारी कंडीशन समझ में आई होगी। एक बार मैं आपको फटाफट से बुक से रीड करा देता हूँ, टैली करा देता हूँ। ओरिजिनली द गुड्स शुड हैव बीन इंपोर्टेड इनटू इंडिया, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट शुड हैव बीन पेड। कॉमन सेंस है बेटा, कॉमन सेंस। अब गुड्स आया है तो इंपोर्ट ड्यूटी तो पे होनी ही चाहिए, तो वही कह रहे हैं कस्टम ड्यूटी उस पर पे होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, द इंपोर्टेड ड्यूटी शुड हैव बी कैपेबल ऑफ इजिली आइडेंटिफिएबल। बेटा जो आया है वही जाना चाहिए, इजिली आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। सेम गुड्स विच वर ओरिजिनली इंपोर्टेड, इसको करेक्ट करो बेटा, ये एक्सपोर्ट है, यहाँ पर एक्सपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड है ना, इसको यू कैन करेक्ट इट, प्लीज करेक्ट इट, रेक्टिफाई करो बेटा। द एक्सपोर्टेड गुड्स शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली आइडेंटिफिएबल एज ऑफ द सेम गुड्स विच वर ओरिजिनली इंपोर्टेड। तो यहां पर क्या आएगा, फटाफट से करेक्शन करा आपने, मैं आपको करेक्शन करा रहा हूं मेरे दोस्त। आई होप बेटा आपने करेक्शन कर लिया। हाँ सर, इंपोर्टेड को काटना है और क्या लिखना है, एक्सपोर्टेड। क्या लिखना है, एक्सपोर्टेड। ठीक है, हाँ सर। अगला, द गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन। तो बेटा सिंपल सी बात है, प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए। कौन करके चलेगा, प्रॉपर ऑफिसर कर चलेगा कि कोई प्रोहिबिशन या कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा हुआ उस गुड्स के ऊपर, है ना, वो चेक करना पड़ेगा। द गुड्स शुड हैव बीन आइडेंटिफाइड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ एसीडीसी। आगे बेटा एसीडीसी, हाँ सर आगे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को बेटा सेटिस्फाई करवा दो कि साहब जो मंगाया था वही भेज रहे हैं भाई, कुछ और नहीं भेज रहे हैं, मानो बात को, उनको सेटिस्फाई कर दो कि देख लो ये मंगाया था ये भेज रहे हैं, बस। The goods should have been entered to the for export within 2 years। बेटा ये डिस्कशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, within 2 years है और 18 months है, तो वो पूरा अपन यहाँ पे लॉजिक देख चुके हैं। एंड द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्या बोला मैंने, ये बोला कि साहब आपने मांगे ड्यूटी ड्रॉबैक, आप कह रहे हो साहब मेरे को ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए कितने का, 100 रुपीज का। बोलो कितने का, 100 रुपीज का। यू आर क्लेमिंग द अमाउंट ऑफ 100 रुपीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट से क्लेम कर रहे हो कितने रुपए बेटा, 100 रुपए। जबकि आपका एक्सपोर्ट कितने का है पता है आपको, जबकि आपने बेटा एक्सपोर्ट कितने का करा आपको पता है, कमाल की बात, आपका एक्सपोर्ट है 50 रुपए का है, यस ओनली 50 रुपीज। नो, यू आर मेकिंग एक्सपोर्ट ऑफ 50 रुपीज एंड यू आर क्लेमिंग 100 रुपीज ड्यूटी ड्रॉबैक। गवर्नमेंट देगी क्या? आप गवर्नमेंट को लाकर कितने रुपए दे रहे हो बेटा, आप गवर्नमेंट को लाके दे रहे हो 50 और मांग रहे हो 100। आप गवर्नमेंट को लाकर कितने दे रहे हो, 50 रुपए, और मांग कितने रुपए रहे हो, 100 रुपए। गवर्नमेंट देगी? गवर्नमेंट भगा देगी, भगो यहां से, भगो, नहीं देंगे। यानी जहां पर भी बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, क्या बोला मैंने, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम्ड। क्या बोला मैंने, इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक
क्लेम्ड, देर इज नो 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 ड्रॉबैक क्लेम्ड, आपको कोई ड्रॉबैक क्लेम नहीं दिया जाएगा. देर इज नो रिफंड ऑफ ड्यूटी, देर इज नो ड्यूटी ड्रॉबैक. इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स इज लेस देन what the amount of drawback claimed, then there is no duty drawback will be allowed. बोलो हाँ के ना? हाँ सर, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सिंपल सी बात बोली थी मैंने कि इधर ज्यादा रखना हमेशा. 1000 का माल बेच रहे हो तो 100 रुपए गवर्नमेंट दे देगी आपको. गवर्नमेंट कहेगी ठीक है 1000 ला के दो, 100 लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन तुम 100 लाख 1000 ला के आ रहे हो और इधर से 2000 मांग रहे हो, तो गवर्नमेंट के हिसाब तो लेके 1000 रुपए आ रहा है, तो तेरे को 2000 नहीं देंगे. बोलो हाँ के ना? हाँ सर, दिस इज योर कंडीशन नंबर 6. बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल द वे कंप्लीटेड. नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेयर हाउसिंग एंड स्टेट द फीचर्स ऑफ वेयर हाउसिंग. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या है बोलो? वेरी वेरी सिंपल. बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. वेयर हाउस का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज वेयर हाउसिंग? बेटा वेयर हाउसिंग मीन्स वेयर हाउस विच इज लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 57, 58 एंड 58 कैपिटल ए. देखो ये आपको बेटा यहाँ दे रखा है 243 में इसकी डिफाइन दे रखी है वेयर हाउसिंग की, जहां पर बोल रखा है कि वेयर हाउस मीन्स अ पब्लिक वेयर हाउस जो लाइसेंस है बेटा 57 में, प्राइवेट वेयर हाउस है 58 में और स्पेशल वेयर हाउस 58 ए में. यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर. उसके बाद आता है बेटा फीचर्स ऑफ वेयर हाउसिंग. फीचर्स, व्हाट डू यू मीन बाय फीचर्स? मतलब कि बेटा वेयर हाउसिंग किस किस काम में आता है. तो बेटा वेयर हाउसिंग में आप देखो क्या कर सकते हो, आप वेयर हाउसिंग से अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज को डेफर कर सकते हो. क्या बोला मैंने? अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज को क्या कर सकते हो? डेफर. डेफर मतलब बेटा यहां आपको ड्यूटी पे करनी होती है. वेन एवर यू हैव टू रिमूव द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन यू हैव टू पे द इंपोर्ट ड्यूटी. अगर आप गुड्स को छुड़ाना चाहते हो घर पे यूज करने के लिए तो आपको बेटा ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट कहती है ड्यूटी पे करो, अपना गुड्स ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं. हमें पैसा दो, अपना गुड्स ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं. लेकिन मेरे पास पैसा है नहीं, मेरे पास पैसा है नहीं और गुड्स भी मेरे को चाहिए, तो क्या करूं? तो बेटा मैं उसे शिफ्ट कर देता हूं वेयर हाउस में. जब तक वेयर हाउस में रखा रहेगा मेरे को ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है. समझ में आई बात? तो मैं इसे कहां शिफ्ट कर दूंगा दोस्त? मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा वेयर हाउस के अंदर. और वेयर हाउस में शिफ्ट करने के लिए सिर्फ फाइल करना पड़ता है बॉन्ड. सिर्फ फाइल करना पड़ता है बेटा बॉन्ड, ड्यूटी नहीं देनी पड़ती. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी. तो आपने क्या करा बेटा? आपने डेफर भी कर लिया और दूसरी चीज आपका गुड्स भी सेफ है. इट इज स्टोर्ड इन द सेफ प्लेस. तो क्या बोलेंगे? इंपोर्टर में डेफर द पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड स्टोर द गुड्स इनटू अ सेफ प्लेस. सो दिस इज फर्स्ट फीचर. फर्स्ट फीचर हो गया आपका. हाँ सर. दूसरा बताऊं मैं आपको? दूसरा फीचर, फर्स्ट फीचर तो क्या था? इंपोर्टर क्या कर सकता है? डेफर कर सकता है और स्टोर कर सकता है गुड्स को सेफ प्लेस में. दूसरा बेटा इंपोर्टर को अलाउड होता है कभी कभी बेटा कुछ कुछ केसेस के अंदर, इन सम केसेस इंपोर्टर इज अलाउड टू डू मैन्युफैक्चरिंग इन द वेयर हाउस इटसेल्फ. बॉन्डेड वेयर हाउस. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इंपोर्टर वेयर हाउस के अंदर ही क्या कर सकता है? मैन्युफैक्चरिंग. मतलब कि बेटा इधर गुड शिफ्ट करा, देखो इधर गुड्स शिफ्ट करा, इधर ही क्या करी? मैन्युफैक्चरिंग करी और इधर से सीधा वापस एक्सपोर्ट कर दिया. वाह, इंडिया में एंटर कराने की ही जरूरत नहीं है, घर ले जाने की ही जरूरत नहीं है. वेयर हाउस के अंदर ही बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं बेटा, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं. उनके अंदर सारी मशीनें होती है जिनको बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस, है ना. तो बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर बहुत सारी मशीनें होती है. तो आप उधर ही क्या कर सकते हो? मैन्युफैक्चरिंग, और उधर से ही सीधा एक्सपोर्ट. तो यू आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू पे द ड्यूटी. आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत ही नहीं है कभी भी पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि गुड्स आया, आपने बनाया और रवाना कर दिया बेटा. आपने उसको कस्टम बैरियर से छुड़ाया ही नहीं, मतलब कस्टम के चंगुल से बाहर निकाला ही नहीं. कस्टम वालों के अंदर अंदर रखते 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 ही आपने उसे क्या कर दिया? आगे एक्सपोर्ट कर दिया. बोलो आसान है कि नहीं है? ये दो फीचर्स मैंने आपको बताया. तीसरा फीचर बोलो बेटा. तीसरा फीचर, आप 1 साल तक गुड्स को कहां रख सकते हो? वेयर हाउस में रख सकते हो. यू कैन डिपॉजिट द गुड्स इन अ वेयर हाउस अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. हालांकि बेटा आप जानते हो 90 डेज के बाद इंटरेस्ट लगता है. 90 डेज के बाद सेक्शन नंबर 47 का इंटरेस्ट बेटा आपको देना पड़ेगा. कोई दिक्कत नहीं साहब, वो तो देना पड़ेगा 90 डेज के बाद. लेकिन आप ये भी जानते हो बहुत अच्छे से कि 1 साल तक आप गुड्स को स्टोर कर सकते हो. तो गुड्स में भी स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. लेकिन बेटा अगर बात हो रही है 100% ईओयू की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, वो भी कौन सा? 100%. तो इन दैट केस मेरे दोस्त आप जानते हो इस पीरियड को हम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं. यानी बेटा मैंने वेयर हाउस में गुड्स को शिफ्ट कर दिया. अब मेरे को कितने टाइम तक क्या रख सकता हूं बेटा? 1 साल तक. 1 साल बाद तो मुझे रिमूव करना ही पड़ेगा. लेकिन बेटा अगर ये
किसने रखा है? 100% ईओयू ने रखा है। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है जिसने इस गुड्स को कहां रखा है? वेयर हाउस के अंदर रखा है। तो इन दैट केस बेटा उनको टाइम लिमिट मिलती है 3 साल की। और अगर बेटा ये जो गुड्स रखा गया है ये अगर कैपिटल गुड्स है तो आपको लिमिट मिलती है बेटा 5 साल की। यानी जो गुड्स आपने वेयर हाउस में शिफ्ट करवाया है, अगर वो गुड्स, मेरे दोस्त कौन सा गुड्स है बोलो, अगर वो गुड्स आपका कैपिटल गुड्स है तो इन दैट केस द लिमिट विल बी एक्सटेंडेड टू 5 years, यानी 5 years तक यू कैन डिपॉजिट द कैपिटल गुड्स इन अ वेयर हाउस। तो सिंपल केस है बेटा 1 year, 100% ईओयू है तो 3 years, और अगर कैपिटल गुड्स का केस है तो 5 years। पक्का? पक्का सर, 5 साल पक्का? हाँ साहब, ये चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाई सर। इसके अलावा बेटा ये चीज कि वेयर हाउस में सिर्फ वही गुड्स शिफ्ट किया जाएगा जो ड्यूटीएबल होगा। बोलो क्या होगा? ड्यूटीएबल, यानी जिस पे ड्यूटी पे करनी जरूरी है। इसके अलावा सर और बताओ। इसके अलावा बेटा आपको मैं अच्छे से बता देता हूं कि एक होता है रेट ऑफ एक्सचेंज और एक होता है रेट ऑफ ड्यूटी। एक होता है रेट ऑफ एक्सचेंज और एक होता है बेटा रेट ऑफ ड्यूटी। बोलो हाँ क्या ना? हाँ सर, ये दोनों चीजें होती हैं। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में करे थे। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देखो, और पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देखो, क्योंकि वहां पर हमने इंटीग्रेटेड जीएसटी वाले क्वेश्चन, आईजीएसटी वाले क्वेश्चन बहुत सारे करे थे। तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, एक होता है रेट ऑफ एक्सचेंज, एक होता है रेट ऑफ ड्यूटी। मुझे बताओ बेटा, रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी आपको किसी भी तारीख का दे, क्या बोला मैंने बेटा? आपको किसी भी डेट का दे, डेट, किसी भी डेट का दे, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आपको क्या करना है दोस्त बताओ? आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये समझना है कि रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है येलो वाली का। वेयर हाउस के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है येलो वाली बिल ऑफ एंट्री का, मतलब कि इन बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। और रेट ऑफ ड्यूटी लेना है बेटा एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। एक्स बॉन्ड यानी कि ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री। कौन सी वाली बोलो? ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री। ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री का रेट ऑफ ड्यूटी लेकर चलना है कंप्यूटेशन करते वक्त बेटा। किसका? कस्टम ड्यूटी का। बोलो हाँ के ना? हाँ सर आगे चले? हाँ सर आगे चलो। तो ये सारी फीचर्स मैंने आपको बता दिया बेटा। फीचर नंबर 1 मैंने बता दिया, डेफर कर सकते हो। फीचर नंबर 2 में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। फीचर नंबर 3 में 1 साल, और उसी के साथ बेटा 3 साल, उसी के साथ 5 साल। फीचर नंबर 4 में जो येलो है वो है रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है येलो वाली बिल ऑफ एंट्री का, और ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री का रेट ऑफ ड्यूटी लेना है। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। बाकी बहुत सारी लिस्ट है बेटा, आप चाहो तो ये पूरी लिस्ट एक बार रीड कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। फर्स्ट आपको बता दिया, सेकंड आपको बता दिया, थर्ड आपको बता दिया, फोर्थ भी आपको बता दिया मैंने। इसके अलावा बेटा एक फिफ्थ भी होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आप गुड्स को कहाँ रखते हो बेटा? पोर्ट पर ही रखते हो। आप कहते हो सर मैं तो क्या करूंगा, पोर्ट पर ही रखूंगा, मैं तो वेयर हाउस में शिफ्ट नहीं करूंगा। तो बेटा पोर्ट पर अगर गुड्स रखा रहेगा ना तो इसके बहुत हैवी डीमरेज चार्जेस लगते हैं। हैवी क्या लगते हैं बोलो? डीमरेज चार्जेस। तो आपने वेयर हाउस में शिफ्ट कराकर, अपने डीमरेज चार्जेस भी बचा लिए, मिनिमाइज कर लिए। हेवी डीमरेज चार्जेस जो कहां लगते हैं? पोर्ट पर पड़ा रहता तो पोर्ट पर लगते हैं। इसलिए साहब पोर्ट पर रखे रहने से अच्छा तो कहां शिफ्ट कर लो? वेयर हाउस में शिफ्ट कर लो। समझा? हाँ सर समझा। आगे चले? आगे चलो सर। तो ये पॉइंट भी मैंने समझा दिया। इसके अलावा बेटा ये रेट ऑफ एंट्री वाला बिल ऑफ ग्रीन बिल ऑफ एंट्री और ये रेट ऑफ ड्यूटी पे जो बिल ऑफ एंट्री आपके पास होती है उसका भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो ऑन एंड राउंड बेटा अपने 6 से 7 पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिया। आगे चले? आगे चलो बेटा। आई होप आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। अब आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा आ रहा है बोलो? क्वेश्चन नंबर 6। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। हमेशा की तरह हाँ सर, वन टाइम लॉक, OTL बेटा मेरा बहुत फेवरेट है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। वन टाइम लॉक बेटा, वन टाइम लॉक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर ऑफिसर होता है, हाँ सर प्रॉपर ऑफिसर होता है बेटा। प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना होता है कि जब भी गुड्स कहां से निकलता है बेटा? कस्टम पोर्ट से। कहां से निकलता है बोलो? कस्टम पोर्ट से निकलकर कहां जाता है बेटा? वेयर हाउस में जाता है। तो बेटा रास्ते में गड़बड़ ना हो जाए, रास्ते में गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है बेटा? एक वन टाइम लॉक लगा देता है। किसके ऊपर? अगर कंटेनर है, बक्सा है, डब्बा है, अटैची है तो उस पर क्या लगा देगा? लॉक। और अगर बेटा गुड्स बहुत सारा है और गाड़ी में जा रहा है तो पूरी की पूरी गाड़ी पे ताला लगा देगा। वन टाइम लॉक क्या कर देगा? अफिक्स कर देगा। तो अपन कैसे बोलेंगे बेटा इंग्लिश के अंदर? इंग्लिश में लैंग्वेज अपन को ड्राफ्ट करनी आनी चाहिए। अपन बोलेंगे साहब वेन एवर द गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कस्टम पोर्ट ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब कि जिस जगह पर वो इंपोर्ट हुआ था वो वाला कस्टम पोर्ट, वहां से जब भी गुड्स क्या होगा? रिमूव होगा फॉर वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग के लिए। तो वेन एवर द गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कस्टम पोर्ट ऑफ इंपोर्ट फॉर वेयर हाउसिंग, प्रॉपर ऑफिसर affixes a one time lock.
proper officer affixes a one time lock on the container or the vehicle, मोटर व्हीकल, या फिर जो भी बेटा कैरिंग आपकी व्हीकल है उसके ऊपर। ठीक है, हाँ सर। तो क्या बोला, whenever the goods removed from the custom port of import to for warehousing, proper officer affixes a one time lock on the container or on the motor vehicle। कोई दिक्कत? नो सर, वेरी सिंपल, यस सर। अगली चीज बेटा, अभी वन टाइम लॉक तो लगा दिया ना, हाँ सर लगा दिया। डेट एंड टाइम, सीरियल नंबर, क्या बोला मैंने, सीरियल नंबर एंड डेट एंड टाइम ऑफ दिस वन टाइम लॉक और डेट एंड टाइम ऑफ अफिक्सिंग द वन टाइम लॉक शुड बी एंडोर्स्ड ऑन द बिल ऑफ एंट्री ऑफ फॉर वेयर हाउसिंग, यानी येलो वाली बिल ऑफ एंट्री। तो बेटा जो येलो वाली बिल ऑफ एंट्री है उसके ऊपर आपको तीन चीजें बतानी पड़ेगी। बोलो क्या? एक तो बेटा सीरियल नंबर एंडोर्स करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा येलो वाली बिल ऑफ एंट्री के अंदर। जो आप वेयर हाउसिंग के लिए बिल ऑफ एंट्री बनाते हो बेटा, जिसको आप बोलते हो इन बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, वो होगा बेटा उसके अंदर सीरियल नंबर होना चाहिए। और सीरियल नंबर किसका? सीरियल नंबर ऑफ ओटीएल, वन टाइम लॉक। बेटा वो वैसा वाला ताला नहीं होता, ये सीरियल नंबर डिजिटल ताला होता है जिसके अंदर सीरियल नंबर होता है ना, वो वाला पासवर्ड वाला सीरियल नंबर ऑफ ओटीएल। बेटा डेट और थर्ड नंबर पे आता है टाइम, कितने बजे और किस तारीख को आपने वन टाइम लॉक लगाया है, प्रॉपर ऑफिसर ने वन टाइम लॉक लगाया है। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी बिल ऑफ एंट्री पर और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर बोलो? एंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट मेरे दोस्त। तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर और बिल ऑफ एंट्री के ऊपर बेटा आपको ये तीन चीजें लिखकर बतानी पड़ेंगी। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आया। तो क्या बोला मैंने, जब भी गुड्स बेटा लेकर जाओगे तो रास्ते में चोरी ना हो जाए, इसलिए प्रॉपर ऑफिसर गाड़ी के ऊपर या फिर कंटेनर के ऊपर ताला लगा देता है, जिस ताले को कहा जाता है वन टाइम लॉक। प्रॉपर ऑफिसर अफिक्स कर देता है। तो उसका सीरियल नंबर, उसका डेट और उसका टाइम आपको भी लिखना है किसके ऊपर? बिल ऑफ एंट्री के ऊपर और जितने भी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर। बोलो हाँ के ना? हाँ। आई होप बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी को बोला जाता है वन टाइम लॉक। अगला आ रहा है बेटा आपका ड्यूटी ड्रॉबैक। और ड्यूटी ड्रॉबैक तो हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर आ गए बेटा ऊपर ही। फिर आता है बेटा आपके पास में स्पेशल वेयर हाउस। क्या आता है बोलो? स्पेशल वेयर हाउस। मैं आपको बताता हूँ बेटा, बहुत ईजी है स्पेशल वेयर हाउस, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। स्पेशल वेयर हाउस का नाम ही क्या है बोलो? का नाम ही क्या है? स्पेशल। तो बेटा जिसका नाम ही स्पेशल है उसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल ही रखा जाएगा ना, जनरल चीज तो रखी नहीं जाएगी। जिसका नाम ही है स्पेशल वेयर हाउस, उसमें नॉर्मल गुड्स रखेंगे क्या? नहीं सर, इसको अलग से बनाया गया है क्योंकि इसका नाम है स्पेशल। अलग से बनाया साहब, और अलग से इसलिए बनाया क्योंकि इसमें बेटा बहुत महंगा, बहुत कीमती, प्रीशियस चीजें इसमें रखनी आपको पड़ेंगी। इसलिए क्या करा बेटा पीसीसी ने? किसने? हमेशा की तरह पीसीसी ने, प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। क्या बोलेंगे मेरे साथ साथ सारे बच्चे बताएंगे? पीसीसी, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स लाइसेंस अ वेयर हाउस। क्या बोलेंगे? लाइसेंस अ वेयर हाउस। बेटा राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी ना, फास्ट फास्ट पढ़ रहे हैं तो राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, मैं बोल रहा हूं लगातार। तो जो पीसीसी है सब आपका, पीसीसी बोले तो प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर कस्टम्स लाइसेंस अ वेयर हाउस अंडर 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 सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर? सारे बच्चे बताएंगे 58 कैपिटल ए। वेरी गुड, 58 कैपिटल ए। लाइसेंस अ वेयर हाउस अंडर सेक्शन नंबर 58 कैपिटल ए, नॉन एज स्पेशल वेयर हाउस, नॉन एज स्पेशल वेयर हाउस। बोलो हाँ के ना? हाँ साहब। ओनली, केवल, सारे गुड्स नहीं, ओनली नोटिफाइड ड्यूटीएबल गुड्स। क्या बोला मैंने? ओनली नोटिफाइड ड्यूटीएबल, जिसपे ड्यूटी लगती हो, मतलब ड्यूटी लेवी होती हो, उसको बोलते हैं ड्यूटीएबल गुड्स। ओनली नोटिफाइड ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी डिपॉजिटेड, सारे नहीं, केवल नोटिफाइड जो गवर्नमेंट बताएगी वो वाले, और वो भी ड्यूटी लगने योग्य होने चाहिए, मतलब ड्यूटीएबल होने चाहिए। तो ओनली नोटिफाइड ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी डिपॉजिटेड इन सच वेयर हाउस, इन सच वेयर हाउस। तो ऐसे वेयर हाउस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीएबल गुड्स को ही रखा जा सकता है। समझ में आया? हाँ सर। और वो भी नोटिफाइड वाले। ओके, इसके अलावा बेटा ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2। बेटा प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर होती है, प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो उस वेयर हाउस को ताला लगा सकता है, यानी सच वेयर हाउस इज कॉज्ड टू बी लॉक्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। क्या बोलेंगे? सच वेयर हाउस
is caused to be is caused to be locked is caused to be locked by the proper officer is caused to be locked by the proper officer। यानी दोस्त प्रॉपर ऑफिसर उसे बंद कर कर चल सकता है क्योंकि उसे खतरा लगता है साहब कि कोई गुड्स बाहर ना निकाल ले, इसलिए उसने क्या कर दिया साहब, कॉज टू बी लॉक्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर एंड नो पर्सन, एंड बेटा बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, नो पर्सन इज अलाउड, नो पर्सन इज अलाउड टू एंटर सच वेयर हाउस, नो पर्सन इज अलाउड टू एंटर सच वेयर हाउस, ऐसे वेयर हाउस के अंदर कोई पर्सन एंटर नहीं कर सकता। नो पर्सन इज अलाउड टू एंटर सच वेयर हाउस एंड रिमूव गुड्स देयर फ्रॉम, और वहां से गुड्स लेकर बाहर भी नहीं आ सकता, ना एंटर कर सकता है ना गुड्स लेकर बाहर आ सकता है। टू एंटर सच वेयर हाउस और रिमूव गुड्स देयर, क्या बोलेंगे, और रिमूव गुड्स देयर इन और देयर फ्रॉम, और रिमूव गुड्स देयर फ्रॉम विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, बिना प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन को लिए ना अंदर घुस सकता है ना बाहर आ सकता है, उसको प्रॉपर ऑफिसर की बेटा परमिशन तो लेनी पड़ेगी। यानी रिमूव गुड्स फ्रॉम देयर फ्रॉम विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द, बोलो किसकी लेनी है, प्रॉपर ऑफिसर। बोलो समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझ में आ गया बात। अब सर वो तो बताओ ना सर, गुड्स तो बताओ ना, ऐसे क्या कर रहे हो? अरे बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, गुड्स, नोटिफाइड गुड्स बेटा, तो नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से गुड्स को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बोलो कौन कौन से गुड्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया? तो बेटा पहले नंबर पर आपके पास निकल कर आता है वो गुड्स जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, गोल्ड। पता ही था साहब, पता ही था हमको, तो पहले से मालूम था गोल्ड ही होना है। सोना भाई बहुत महंगी चीज है, बहुत कीमती चीज है, प्रीशियस, तो गोल्ड को रखो ऐसे वेयर हाउस के अंदर, गोल्ड को रखो साहब, किसको, गोल्ड को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यू हैव टू डिपॉजिट गोल्ड इन सच वेयर हाउस। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। थोड़ा गुड्स को रख लो, गोल्ड को रख लो, किसको, गोल्ड को, सिल्वर को रख लो, अदर बेटा अगर कोई आपके पास में प्रीशियस मेटल है या फिर और प्रीशियस मेटल, या फिर और बेटा सेमी प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल और सेमी प्रीशियस मेटल अगर आपके पास में है तो वो भी यहां पर आ जाएगा। ओके ओके सर। दूसरा बेटा ये तो स्पेसिफिकली बता दिया, गोल्ड सिल्वर स्पेसिफिकली बता दिया, अभी पर्पस वाइज भी बताएंगे, यानी विच आर वेयर हाउस, जिनको वेयर हाउस किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, अगर इस पर्पस के लिए किया जा रहा है तो फिर उसे आप स्पेशल वेयर हाउस में रख सकते हो। यानी अगर उसे वेयर हाउस किया जा रहा है और बताए हुए पर्पस के लिए किया जा रहा है तो स्पेशल वेयर हाउस में वेयर हाउस किया जा सकता है। यानी कि विच आर वेयर हाउस्ड, विच आर, जिनको वेयर हाउस करने का पर्पस है बेटा, कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, कुछ काम की जरूरत है इसलिए उसे वहां रखा जा रहा है स्पेशल वेयर हाउस में, वरना नहीं रखते। तो कुछ अच्छा काम में वो चीजें आ सकती हैं इसलिए उन्हें वहां रखा जाएगा। विच आर वेयर हाउस्ड फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब वेयर हाउस क्यों कर रहे हो साहब, करने की जरूरत क्या है, इसलिए जरूरत है क्योंकि बेटा पॉइंट नंबर 1, विच आर वेयर हाउस फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई टू, ताकि बेटा सप्लाई की जा सके, किसको, सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप इन कस्टम एरिया। कस्टम एरिया में जो ड्यूटी फ्री शॉप है ना बेटा, उस ड्यूटी फ्री शॉप को क्या किया जा सके, बताओ, उस ड्यूटी फ्री शॉप को सप्लाई की जा सके जो कहां पर है, कस्टम एरिया के अंदर है। तो जो कस्टम एरिया के अंदर है उस ड्यूटी फ्री शॉप को वो सप्लाई किया जा सके इसलिए उसे रखना जरूरी है। तो कहां रख सकते हैं, कस्टम वेयर हाउस में। देखो गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल है, प्रीशियस मेटल, सेमी प्रीशियस मेटल, इसको तो रखेंगे, ये तो डायरेक्ट डिपॉजिट होगा ही होगा, लेकिन अगर इनमें से कोई चीज है तो उसको भी डिपॉजिट कर सकते हैं वेयर हाउस के अंदर। कौन से वेयर हाउस के अंदर, स्पेशल वेयर हाउस के अंदर। सर दूसरा भी बताओ ना, बता रहा हूं ना बेटा, सप्लाई तो डीएफएस तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा बेटा अगर उसे सप्लाई किया जा रहा है, सप्लाई एज स्टोर्स टू वेसल और एयरक्राफ्ट, याद करो, फॉरेन गोइंग वेसल, हाँ सर, एफजीवी, वेसल और एयरक्राफ्ट। तो बेटा अगर कोई भी वेसल और एयरक्राफ्ट के अंदर एज ए स्टोर उसे प्रोवाइड करना है तो स्पेशल वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। और लास्ट एंड वेरी वेरी सिंपल बेटा, अगर आप सप्लाई कर रहे हो, अगर आप सप्लाई कर रहे हो ना फॉरेन प्रिविलेज्ड पर्सन को, किसको,
FPP, फॉरेन प्रिविलेज्ड पर्सन। बेटा जो इज्जतदार लोग हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्लास में करा रखी है, आप रजिस्टर खोल के देख सकते हो। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, आप अपनी स्टडी नोट्स वाली किताब खोल लो, आपको मिल जाएगा कि फॉरेन प्रिविलेज्ड पर्सन किसको कहा जाता है। ठीक है, हाँ सर। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी बेटा स्पेशल वेयर हाउस के रेस्पेक्ट में। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। 3 पॉइंट से शानदार शॉर्ट नोट हमने यहाँ पर स्पेशल वेयर हाउस के ऊपर लिख लिया। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, आगे चले, आगे चलो। तो स्पेशल वेयर हाउस में बेटा खत्म हो जाता है। लास्टली आपके पास में आता है डीम्ड एक्सपोर्ट। बोलो क्या आता है? डीम्ड एक्सपोर्ट। बेटा बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है। देखो ये है बेटा एक एंटिटी, क्या है एक, और इस एंटिटी का काम क्या है पता है आपको? 100% एक्सपोर्ट करना। मतलब बेटा इसके पास जो भी गुड्स आता है ना, ये बताऊं क्या करता है? बाहर भेज देता है। क्या कर देता है? इंडिया के बाहर भेज देता है, यूएसए। यानी इसका काम है बेटा 100% क्या करना बताओ? एक्सपोर्ट करना। एक एंटिटी है, जिस एंटिटी का नाम है फॉर एग्जाम्पल बेटा XYZ, और इस एंटिटी का काम क्या है? 100% एक्सपोर्ट करना। ये इस एंटिटी का काम है। मतलब अगर इसको गुड्स देंगे तो आपका गुड्स एक्सपोर्ट होगा ही होगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। सिंपल सी बात है बेटा। मैं हूं यहां पर MM सर। मैं कौन हूं? MM सर। अब मेरे दोस्त अगर MM सर ने कोई भी सप्लाई करी बेटा, कोई भी सप्लाई करी, किसको? इस एंटिटी को। गुड्स अगर मैंने सप्लाई किया, गुड्स अगर मैंने सप्लाई किया, तो मुझे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे कि XYZ बेटा मुझे पेमेंट किस में करेगा? डॉलर में करेगा? नहीं। अरे ये तो दोनों इंडिया में ना, MM सर भी इंडिया में है, MM सर भी इंडिया में है, ये भी मेरे दोस्त इंडिया में है, दोनों इंडिया में है यार, दोनों इंडिया में। और इंडिया में ही सप्लाई हो रही है, इंडिया की बात तो हो ही नहीं रही है। तो मुझे बताओ कि सप्लाई कहाँ हो रही है बेटा? सप्लाई इज इन इंडिया, सप्लाई इज इन इंडिया। बायर एंड सेलर, जैसे हम बोलते हैं बेटा, सप्लायर और रेसिपिएंट इज इन इंडिया। दूसरे नंबर पे बेटा कंसीडरेशन किस में आ रहा है? सारे बच्चे बताएंगे कंसीडरेशन किस में आ रहा है बेटा? कंसीडरेशन इन इंडियन करेंसी, रुपया बेटा, इंडियन करेंसी। इसमें दिक्कत की क्या बात होगी? रुपये में पेमेंट आ रहा है। तो सर फिर एक्सपोर्ट कैसे बोल रहे हो आप? ना रुपया आ रहा है, ना माल बाहर जा रहा है, फिर आप एक्सपोर्ट कैसे बोल रहे हो? बेटा मैंने एक्सपोर्ट नहीं बोला, मैंने एक्सपोर्ट नहीं बोला, मैंने डीम्ड एक्सपोर्ट बोला। What I said is not export, I said deemed export, because the next destination of goods is outside India. Because the next destination of goods is outside India, my dear friends. आप सब जानते हो कि जहां मैंने दिया है वहां से अगली मंजिल इस गुड्स की क्या होने वाली है? एक्सपोर्ट होने वाली है, आउटसाइड इंडिया होने वाली है। यानी कि बेटा जब भी गुड्स लास्ट स्टेज पर खड़ा होता है तो उसकी एक स्टेज पहले वाली स्टेज को डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है। यानी कि अगर बेटा ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद बाहर ही निकलेगा, तो इससे पहली वाली जो स्टेज है, ये वाली स्टेज बेटा, इस स्टेज को क्या कहा जाता है? इस स्टेज को कहा जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट। बस सिंपल सी बात इतनी सी है। और बेटा ये यूनिट जो मैंने आपको बताई थी ना, 100% एक्सपोर्ट XYZ, इसको प्यार से बेटा कस्टम के अंदर ऑफिशियली बोलते हैं 100% EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है बेटा आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, STP। तीसरे नंबर पे आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, EHTP। तो ये वो एंटिटीज हैं जिनको अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो एक्सपोर्ट नहीं, डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाता है। तो वो सप्लाई नहीं, डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाता है। आई होप बेटा इसी के साथ आपको ये भी बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि डीम्ड एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं। मूविंग ऑन फर्दर विद योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे दोस्त फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चले आगे। मैसर्स पेपर कॉर्न एसोसिएट्स एन इंपोर्टर furnishes the following details for the month of March 2019। बेटा सिंपल सी बात हो रही है, मार्च महीने की डिटेल्स मेरे को एक एंटिटी है, उस एंटिटी ने दे रखी है, और एंटिटी कौन है? इंपोर्टर है, यानी इसने गुड्स कुछ ना कुछ इंपोर्ट किया होगा। बिल ऑफ एंट्री बेटा इसने प्रेजेंट करी है 1 मार्च को। वेसल कैरिंग गुड्स अराइव्ड है 9 मार्च को। विच एवर इज लेटर, मुझे सारे बच्चे बताएंगे लेटर कौन सा है इसमें से। विच एवर इज लेटर, बताओ बच्चों। 9 मार्च। अरे वाह, कितने इंटेलिजेंट बच्चे मेरे, सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आप। 9 मार्च, 9 मार्च,
बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही जवाब। लेटर तो 9 मार्च ही है। आगे बढ़ते हैं सर। एंट्री इनवर्ड वॉज ग्रांटेड ऑन 11th ऑफ मार्च। बेटा 11th को एंट्री इनवर्ड यानी कि अनलोडिंग परमिशन, एंट्री इनवर्ड का मतलब क्या होता है? अनलोडिंग परमिशन। जो बर्थ नंबर, टर्मिनल नंबर मिलता है ना बेटा, वो एंट्री इनवर्ड में मिलता है। ओके सर, वो यहां पर दे दिया गया। कब दे दिया गया? 11 मार्च को दे दिया गया। एंड बिल ऑफ एंट्री वॉज असेस्ड ऑन दैट डेट। और बेटा आपको पता है उसी तारीख को बिल ऑफ एंट्री भी यहां पर असेस हो जाती है, क्योंकि विद इन 1 डे आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। याद आया? हाँ सर, याद आ गया। 24 आवर्स के अंदर आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, पेमेंट करना पड़ेगा। और बिल ऑफ एंट्री भी रिटर्न कर दी गई है बेटा पेमेंट के लिए। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ड्यूटी कितनी बनी? ड्यूटी कितनी बनी बॉस? ड्यूटी बनी 7 लाख रुपीज। बोलो ड्यूटी कितनी बनी आपकी? 7 लाख रुपीज। और बेटा ये पे कब करी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, पे कब करी? इट इज पेड ऑन 28th ऑफ मार्च। इट इज पेड ऑन 28th ऑफ मार्च। बेटा देयर इज अ डिफरेंस। पे कब करनी थी? 11th को। जिस तारीख को बेटा आप अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, जिस तारीख को आपको बिल ऑफ एंट्री असेस की जाती है, उसके 24 आवर्स के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। यानी पेमेंट इज एक्चुअली रिक्वायरिंग ऑन 11th ऑफ मार्च, बट यू मेड द पेमेंट ऑन 28th ऑफ मार्च। बट यू मेड द पेमेंट ऑन 28th ऑफ मार्च। देयर इज अ डिले इन द पेमेंट। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आ रहा है आपका, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि मैं जानता था इंटरेस्ट की बात ही यहाँ पर करके चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं स्टडी मेट से। तो सेक्शन नंबर 47 सबसेक्शन नंबर 2, 5 दिन बेटा हॉलीडे के हैं और ये पीरियड से रिलेटेड ये इंटरेस्ट मेरे से मांग रहा है। तो वी ऑलरेडी नो बेटा 47 सबसेक्शन नंबर 2 में एट द रेट ऑफ 15% इंटरेस्ट इज पेबल। कितना बोलो? 15% इंटरेस्ट इज पेबल फॉर द पीरियड ऑफ डिले। और बेटा उसमें से क्या माइनस कर देते हैं? नंबर ऑफ हॉलीडेज हम माइनस कर देंगे। तो सारे बच्चे कैलकुलेटर तैयार कर लो अपना। मेरा कैलकुलेटर बेटा मेरे पास में तैयार है। फटाफट अपन कैलकुलेट करते हैं। 28th मार्च माइनस 11th मार्च, और 11th मार्च इंक्लूड करेंगे +1, यानी कि बेटा 18 डेज। कितने डेज हो गए? 18 डेज। आके ना? हाँ सर। तो बेटा देर आर 18 डेज हियर, और माइनस अपन कर देंगे बेटा इसमें से 5 डेज, क्योंकि 5 डेज का क्या था बोलो? हॉलीडे। तो बेटा 5 डेज आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट 13 डेज। तो आपके पास बेटा 13 दिन निकल कर आ जाएंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? सर यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ बच्चे पूछेंगे सर 18 डेज कैसे आया? बेटा मैंने 11th को भी इंक्लूड करा है, 11th को भी मैंने इंक्लूड करा है, तो उसी के साथ आपके पास 13 डेज आ जाएंगे। और बड़ा टेक्निकली अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 7 lakhs के ऊपर 15% से अगर मुझे 13 डेज का कंप्यूट करना है, इंटरेस्ट क्या कंप्यूट करना है बताओ? इंटरेस्ट। तो इन दैट केस बेटा वो हो जाएगा आपके पास 3739। बोलो 3739 को कर दो आप राउंड ऑफ 40। तो 3740 इज द अमाउंट। ये करेक्ट आंसर। ठीक है? हाँ सर, आगे चले? आगे चलो सर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 8। एक बार अच्छे से रीड करते हैं बेटा। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मेसर्स यूरेका इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स फ्रॉम यूके। तो बेटा एक यूरेका एक फर्म है, कंपनी है, उसने यूके से कुछ गुड्स को क्या करा है? इंपोर्ट करा है। और उसकी डिटेल्स मुझे दे रखी है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी मेरा टैक्स पीरियड कौन सा है? अप्रैल। आगे चले सर। हाँ, सर्टेन गुड्स वर इंपोर्टेड ऑन 4th ऑफ अप्रैल। द गुड्स वर क्लियर्ड फ्रॉम मेजागॉन पोर्ट फॉर वेयर हाउसिंग ऑन 12th ऑफ अप्रैल। बेटा मेजागॉन पोर्ट आपको पता है लिस्टेड कंपनी है, इट इज ए लिस्टेड कंपनी मेगाजोन। फॉर वेयर हाउसिंग ऑन 12th ऑफ अप्रैल 2019 बाय सबमिटिंग बिल ऑफ एंट्री। ठीक है? हाँ सर। एक्सचेंज रेट कितना था बेटा? 85 का। और ये बिल ऑफ एंट्री कौन सी वाली है? वेयर हाउसिंग वाली, यानी कि येलो वाली बिल ऑफ एंट्री। और देखो मेरा हाईलाइटर का कलर भी क्या है? येलो। मैं पहले से ध्यान रखता हूँ, देखो बेटा, है ना? हाँ। एक्सचेंज रेट कितनी है साहब? एक्सचेंज रेट है वी हैव 85 रुपीज, 85 पर पौंड, पर पौंड। और बेटा एफओबी, एफओबी, एफओबी फोकस बेटा, फोकस, कैमरे का फोकस सेट करो। क्या बोला मैंने? CIF नहीं, FOB। 10(1) और 10(2) को एडजस्ट करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त, है ना? हाँ सर। रेट ऑफ ड्यूटी बेटा दे रखी है अपन को 12 अप्रैल की, कितनी? 25%। इस रेट ऑफ ड्यूटी से कोई मतलब है क्या बेटा? इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेट ऑफ एक्सचेंज से तो मतलब है। रेट ऑफ एक्सचेंज से तो मतलब है। इस 85 से मतलब है, लेकिन इस 25 से मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि हमें रेट ऑफ ड्यूटी लेना होता है फ्रेश, यानी लेटेस्ट डेट का।
और लेटेस्ट डेट कौन सी होती है, जिस तारीख को अपन होम कंजम्पशन के लिए छुड़ाते हैं, द डेट ऑन विच द गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। ओके सर, द गुड्स वर वेयर हाउस्ड एट नागपुर एंड वर क्लियर्ड फ्रॉम नागपुर ऑन 2 सितंबर। बेटा मेरे लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेट को मैंने क्या करा है, इस डेट को मैंने गुड्स को बेटा क्लियर करवाया है होम कंजम्पशन के लिए। बेसिक जो ड्यूटी दे रखी है बेटा मेरे को 12% दे रखी है, और रेट दे रखा है 90.50। इस रेट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसे कांटा लगा दूंगा यहाँ पर। जीएसटी IGST का रेट 18% दे रखा है। बेटा मेरे से यहाँ पर 2 चीजें पूछी गई है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन 2 चीजें, टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल और इंटरेस्ट इफ एनी पेबल। बेटा इंटरेस्ट तो पेबल होगा ही होगा, उसके पीछे रीजन ये है कि आपने बहुत लंबे टाइम के लिए वेयर हाउस में रखा। बेटा आप 90 डेज तक ही रख सकते हो, 90 डेज के बाद अगर आप रखते हो, आफ्टर 90 डेज, आप अच्छे से जानते हो बेटा, अगर आफ्टर 90 डेज आप रखते हो तो इंटरेस्ट लेवी होता है, ठीक है, 90 डेज के बाद से, ठीक है ना, इंटरेस्ट लेवी होता है @ 15%। तो वो इंटरेस्ट बेटा आपको पे करके चलना पड़ता है। तो मेरे से दोनों चीजें पूछी गई यहाँ पर, एक तो टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल यानी पूरा वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी बेटा यहाँ पर मुझे कंप्यूट करके बताना पड़ेगा। तो मैं दोनों चीजें यहाँ पर बता दूंगा। कोई दिक्कत आएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। तो फटाफट से चलते हैं दोस्त और लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल। बोलो किसी भी बेटा, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके मेरे से पूछोगे, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करोगे और व्हाट्सएप पे बेटा आप मेरे से बात करोगे, ठीक है। ग्रुप के अंदर आपको पोस्ट करना है अपनी क्वेरी को, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट करना मत भूलना, मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखना और बताना कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया। तो बेटा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो, मैं कमेंट पढ़ता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि बच्चे ने लेक्चर देखा है, समझा है और उसे बात समझ में आई है। बेटा इतना सा मुझे पता लग जाता है जब आपका कमेंट पढ़कर, तो मन को संतुष्टि हो जाती है, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? तृप्त। माई सोल इज गेट, जो भी है बेटा, तो मेरी सोल, मेरी आत्मा बहुत खुश होती है कि मैंने जो मेहनत करी वो बच्चों के काम आई, ठीक है। तो इसलिए क्या करोगे बेटा, कमेंट करके हमेशा बताओगे, ठीक है सर। आगे चले, कस्टम ड्यूटी कंप्यूट कर लें सर, बातें बाद में कर लेंगे, है ना। हाँ सर, बातें बाद में करेंगे, अभी एग्जाम आ रहे हैं, फटाफट से क्वेश्चन कराओ आप हमारे। करवा रहा हूँ भाई, करवा रहा हूँ। आज बेटा सबसे पहले ले लो आप आपकी FOB वैल्यू, ठीक है। हाँ सर, तो ये आती है, एक सेकेंड, आपके पास आपकी प्यारी, अरे भाई आजा, FOB वैल्यू। तो बेटा FOB वैल्यू कितनी है बताओ मुझे अच्छे बच्चे। सर हमारे पास है 15,000 पौंड। कितनी है? 15,000 पौंड। और बेटा आपका रेट ऑफ एक्सचेंज किस तारीख का लेना है? येलो वाली का। किस तारीख का? येलो वाली का, यानी कि बेटा 85 रुपीज, 85। तो बेटा मुझे बताओ आपका FOB वैल्यू इन इंडियन रुपीज कितना हो जाएगा? FOB वैल्यू इन इंडियन रुपीज आपका हो जाएगा 15,000 इंटू 85, यानी बेटा 12,75,000। कोई दिक्कत नहीं सर। आप सब जानते हो बेटा, अगर नहीं दे रखा हो, इफ नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द क्वेश्चन, तो अपन बेटा आपका जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं, बोलो क्या? ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वो लगाते हैं @ 20%। 10(1) के अंदर, बोलो 10(1) के अंदर हम लगाकर चलते हैं। 10(1) और 10(2) आप अच्छे से जानते हो, तो वो यहाँ पर बेटा अपन को एप्लीकेबल करना होता है, लगाना होता है। तो इसका बेटा मैं 20% आपके लिए कंप्यूट कर देता हूँ, और वो आता है 2,55,000। कितना आता है? 255,000। और इसी के बाद बेटा आप जानते हो, अगर इंश्योरेंस भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा, इंश्योरेंस भी नहीं दे रखा, तो बेटा वो भी आपका 1.125% कंप्यूट किया जाता है 10(2) के हिसाब से। 10(2) के हिसाब से। पक्का? बोलो पक्का कि नहीं पक्का? पक्का सर। तो बेटा यहाँ पर आपका 10(2) के हिसाब से मैं कंप्यूट कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 12,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.125%, तो इट विल बिकम 14343.75, ठीक है। हाँ सर, बेटा इसको ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर लो सर, 12,75,000, तो ये आ जाता है बेटा आपके पास में 15,44,343.75। तो दिस विल बिकम योर लैंडेड वैल्यू। बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैंडेड वैल्यू, यानी CIF वैल्यू। कोई दिक्कत यहां तक किसी भी बच्चे को बताओ? मैंने सिंपल सा क्या करा बेटा, सबसे पहले करेंसी कन्वर्ट करी इंडियन करेंसी के अंदर। कौन सा मैंने रेट ऑफ एक्सचेंज लिया? येलो वाली बिल ऑफ एंट्री का बेटा,
इन बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का मैंने यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज लिया। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को नहीं दे रखा था, क्या नहीं दे रखा था बताओ, ना ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चार्जेस दे रखे थे, ना मेरे को इंश्योरेंस से रिलेटेड चार्ज दे रखे थे। और आप अच्छे से जानते हो बेटा, अगर नॉट असर्टेनेबल हो तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्चुअल बेसिस पे, लेकिन है नहीं एक्चुअल बेसिस पे तो 20% ऑफ एफओबी, और अगर इंश्योरेंस भी नहीं दे रखा तो 1.125%, क्या बोला मैंने, 1.125% ऑफ एफओबी में यहां पर लेकर चलूंगा, एंड दैट विल बिकम योर लैंडेड वैल्यू। मेरे दोस्त, इस लैंडेड वैल्यू के ऊपर आप बीसीडी कंप्यूट करोगे एट द रेट ऑफ कितना परसेंट। बीसीडी लेनी होती है बेटा फ्रेश, यानी कि ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री की, और ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री की बीसीडी जैसा कि बेटा आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये देखो मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो बेटा 12% से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 12% बेटा यहाँ पर मैं कंप्यूट करूंगा, किसका, इसका, एंड दिस विल बिकम बेटा 185,321.25। और बेटा मेरे को SWS यानी कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑफ, क्या बोलेंगे, 10% ऑफ BCD कंप्यूट करना पड़ता है। इसका मुझे बेटा 10% कंप्यूट करना पड़ेगा, जो आएगा 185,32.125, और वो बेटा मैं ऐड बैक करूंगा। तो तीनों का अगर मैं ऐड कर दूंगा 1544343.75 प्लस 185,321.25 प्लस 185,321.125 विल बिकम 174,819 7.125। ये आती है दोस्त बेटा आपकी सब टोटल, इसको क्या बोलते हैं, सब टोटल। और इस सब टोटल के ऊपर हमारे कृष्ण भगवान, हमारे महादेव आते हैं बेटा एट द रेट ऑफ 18%। हमारा जीएसटी, हमारा प्यारा आईजीएसटी बेटा आता है, और आईजीएसटी का रेट 18% का यहाँ पर दे रखा है। तो बेटा इसका अगर मैं 18% कंप्यूट करूंगा तो दैट विल बिकम 314675.48, वो बेटा आता है कहीं ना कहीं निकल कर, और वही मुझे यहाँ पर ऐड बैक कर देना होता है। तो 206,2872.60, बोलो हाँ के ना, हाँ सर, बोलो 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 बोलो। ये बेटा आपका, ये रहा आपका 2062,872, 2062,872, ये रहा बेटा आप सभी के सामने करेक्ट आंसर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है बेटा टोटल ड्यूटी पेबल। अब क्या आती है बोलो, टोटल ड्यूटी पेबल। तो हमेशा की तरह बेटा पिछला लेक्चर याद करो, मैंने आपको पूरा सिखा रखा है निकालना अच्छे से। टोटल ड्यूटी में आप तीन चीजों को फटाफट से ऐड कर दो और कंप्यूट करके बता दो। तो टोटल ड्यूटी पेबल कितनी आ जाएगी, ये तीन चीजें बेटा हमेशा ध्यान रखना, आपको यहाँ पर ऐड करनी होती है। एक आपका ये, एक आपका ये, और एक आपका ये। तो तीनों को ऐड कर देते हैं, 185,321.25 प्लस 185,321.125 प्लस 314,675.48। तो इट विल बिकम माय फ्रेंड कितना बोलो, ये आपका हो जाता है मेरे दोस्त 528.85। ठीक है, हाँ सर। तो ये आपका है बेटा टोटल ड्यूटी पेबल, जिस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये रहा बेटा आपका सही जवाब 518,528। इन्होंने राउंड ऑफ कर रखा है बेटा, है ना, अपन ने 0.85 भी लिख रखा है, इन्होंने उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो आप 28 कर सकते हो, आप चाहो तो 29 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है बात बेटा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की। बोलो अब किसकी बात आती है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब फटाफट से अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, हाँ के ना, हाँ सर। ये कैलकुलेशन होगा बेटा एक्सिस पीरियड के ऊपर, जितना भी आपने वेयर हाउस में एक्सिस रखा है ना, उस पीरियड के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। तो मुझे सारे बच्चे बताएंगे साहब कि कब से कब तक का पीरियड अपन निकालेंगे, और उसमें से 90 डेज अपन माइनस कर देंगे। तो पीरियड फ्रॉम, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, पीरियड फ्रॉम जिस तारीख को आपने शिफ्ट किया था बेटा, क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में देखेंगे शिफ्ट कब करा था मैंने, 12 अप्रैल को। तो बेटा 12 अप्रैल टू, पीरियड फ्रॉम 12 अप्रैल टू 2 सितंबर। 2 सितंबर बेटा कितने डेज होंगे बताएगा कोई बच्चा मेरे को, फटाफट से बताओ बेटा। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, होते हैं बेटा अपने पास में 30 डेज। तो 30 डेज में से अपन ने क्या माइनस कर दिया बोलो, 12 डेज, और 11 ही माइनस करना क्योंकि 12th डे को इंक्लूड करना है। तो 11 माइनस करोगे तो कितना निकल कर आएगा, 19। बोलो कितना निकल कर आएगा, 19 प्लस 19 प्लस। अब आती बात 19 को बेटा मेमोरी में डाल दो, M प्लस कर दो, है ना। अप्रैल के बाद आता है मई,
मई में होते हैं बेटा कितने डेज, 31 डेज। मई, जून में होते हैं 30 डेज, जून में होते हैं कितने डेज, 30 डेज। तो बेटा 30 डेज को भी किस में डाल दो, मेमोरी में डाल दो। जून, जुलाई, अगस्त दोनों में 31 होते हैं। तो बेटा 31 और फिर 31 डाल दिया, हाँ सर। प्लस अगस्त में 30 होते हैं तो 30 डाल दो। और बेटा सितंबर में कितनी तारीख आ रही है, 2 तारीख आ रही है, तो 2 और डाल दो। टोटल कितने डेज हो जाते हैं, 174। टोटल हो जाते हैं 174। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। और बेटा आपके 90 डेज का जो पीरियड होता है, यानी कि अलाउड पीरियड, अलाउड पीरियड, तो अलाउड पीरियड कितना होता है माय फ्रेंड, सर अलाउड पीरियड होता है हमारे पास में तकरीबन 90 डेज का, 90 डेज। और ये आ रहा है 174 डेज। तो बेटा ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 174 माइनस 90 विल बिकम योर 84 डेज। कितना निकल कर आ रहा है दोस्त, 84 निकल कर आ रहा है। एक बार मैं टोटल वापस चेक कर लूँ, एक बार टोटल वापस चेक कर लूँ, हाँ सर वापस चेक कर लो बेटा। 19 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 2, इट विल बिकम 174 माइनस 90, 84। परफेक्ट आंसर बेटा, 84 डेज का डिले यहाँ पर आपका कंप्यूट किया जाएगा, माना जाएगा 84 डेज आप डिले थे। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी दोस्त। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल ड्यूटी पेबल कितनी थी वो निकाल लो, दैट इज दिस बेटा, ये थी आपकी टोटल ड्यूटी पेबल। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, हाँ सर, और इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, मैं कर सकता हूँ दोस्त, मैं बिल्कुल ये चीज कर सकता हूँ। अरे वाह सर, कमाल है। थोड़े से बेनिफिट है बेटा मेरे को टीचर होने के, थोड़े से बेनिफिट हैं। तो इंटरेस्ट को बेटा मैं यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगा किससे, 84 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 15%। तो 84 डिवाइड बाय 365 इंटू 15% इंटू 518528.85 and this will become my friend rupees 17900। राउंड ऑफ कर दो मेरे सारे दोस्त, जो भी आ रहा है उसको राउंड ऑफ कर दो। तो बेटा 17,900 का यहाँ पर बेटा आपके पास में इंटरेस्ट बन रहा है। क्या मैं सही हूँ बेटा, एक बार चेक करें। 54 बेटा कहीं ना कहीं टोटलिंग मिस्टेक हो गई है, अपन को चेक करना पड़ेगा वेयर इज द मिस्टेक, ठीक है। हाँ सर, तो अप्रैल के अंदर कितने डेज होते हैं बेटा, अप्रैल पहले चेक कर लो, अप्रैल से लेना है क्या अपन को, हाँ सर अपन को अप्रैल से लेना है, क्योंकि बेटा अप्रैल में ही आपको क्या करना था बोलो, वेयर हाउस में डाला था, और अप्रैल में वेयर हाउस में डाला था और 2 सितंबर को आपने निकाला है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो अप्रैल में बेटा कितने डेज होने वाले हैं, मुझे सारे बच्चे अच्छे से बताएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ओ अपन ने 30 डेज एक्स्ट्रा ले ली ना बेटा, ये 30 यहाँ पर नहीं आएगा, ये 30 यहाँ पर नहीं आएगा। तो आप आपके टोटल डेज में से कम कर दो, मैं आपको बताता हूँ, वेरी वेरी सिंपल। इधर आओ, 174 है ना, बच्चे बेटा सामने नहीं होते तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे लाइव क्लास में फटाफट से बता देते हैं सर हमने 30 डेज एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो आप इसे करेक्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, कहीं नहीं भाग रहे अपन, है ना। हाँ सर, तो अब मुझे वापस कंप्यूट करके बताओगे साहब कितने डेज होते हैं। 174 में से 30 माइनस कर दो, तो बेटा ये 144 आ जाएगा, यहाँ 144 आ जाएगा, उसमें से 90 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54। तो बेटा करेक्ट आपका आ जाएगा 54। कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें, बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे चले, आगे चलो। तो बेटा 84 की जगह वी विल टेक 54 एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम, कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ वह का वही रहेगा। तो 518 एक बार वापस कंप्यूट कर लेते हैं, 528.85 मल्टीप्लाइड बाय 54 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 15%, एंड दिस विल बिकम बेटा कितना हो रहा है यहाँ पर 11507.07। अभी चेक कर लें, हाँ सर अभी चेक कर लो। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर माय फ्रेंड, 15507, 15507। बोलो यहाँ तक कोई किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, मुझे बताओ। कोई दिक्कत की बात नहीं थी ना बेटा। देखो 90 डेज के बाद वाली पीरियड पे बेटा आपकी इंटरेस्ट लगकर चलेगा, तो आपको ऐसे देखना है बेटा। मैं आपको टाइमलाइन बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये थी आपकी 12 अप्रैल, ये थी आपकी 12 अप्रैल, ये क्या थी 12 अप्रैल, एक सेकेंड है ना, ये लो बेटा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये लो अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है। ये थी बेटा आपकी 12 अप्रैल, ओके सर समझ में आ गई बात।
और बेटा यहाँ आपके 90 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 90 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। तो 12 अप्रैल से 90 डेज तक गवर्नमेंट कहती है कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे इस स्लॉट में, इस स्लॉट में कोई नहीं लेंगे। लेकिन बेटा जैसे ही इस स्लॉट के बाहर बात जाएगी, जितने दिन भी बाहर बात जाएगी, मतलब ये वाला पीरियड माय फ्रेंड, दिस इज द पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट विल बी लेविड। इस पीरियड के लिए बेटा आपको इंटरेस्ट पे कर कर चलना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यहां से यहां तक का टोटल पीरियड निकाल दिया और उसमें से इस पीरियड को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 90 डेज को। तो ऑटोमेटिकली ये वाला पीरियड आ गया बेटा, इस वाले पीरियड का मैंने इंटरेस्ट कंप्यूट कर लिया। चले आगे? हाँ सर चलो आगे। वाओ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन माय फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया सेशन था आप सभी के साथ। ये पूरा का पूरा मेरा बेटा अभी तक का, मेरे को बहुत खुशी हुई है। जितने भी बच्चों ने फोन करा बेटा बहुत खुशी हुई, जितने भी बच्चों ने मुझे मैसेज करा बहुत खुशी हुई। और बेटा मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए और भी बहुत सारे लेक्चर्स अपनी पूरी ट्राई करूंगा। मैं रात में बैठ के रिकॉर्ड करूंगा, बट मैं रिकॉर्ड करूंगा ये लेक्चर भी बेटा। इस वक्त मैं रात में बैठकर ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। दिन के टाइम में बेटा जो होता है हमारे पास दूसरे लेक्चर्स होते हैं, फेस टू फेस क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है। उसके अलावा दूसरे भी थोड़े बहुत नोट्स वगैरह भी बनाने होते हैं, तो उसमें टाइम चला जाता है। बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स आपको बनाकर अवेलेबल कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जहां आप देख रहे हो वहीं आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है, सब्सक्राइब चैनल को करना है, ताकि सारे अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट, सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स बेटा मैं आपको दे सकूं। आई होप बेटा आपको भी इस सेशन और इस पूरे की पूरी सीरीज में मजा आया होगा। फाइनली बेटा अब अपन अटेंड करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि लास्ट सेशन ऑफ दिस वर्कबुक। व्हाट इज द इंपोर्ट प्रोसीजर अंडर कस्टम। और बेटा इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रोसीजरल क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहा है और मैं इसे बहुत प्यार से बेटा आपको यहां पर समझाकर चलूंगा और इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा डायग्राम बनाकर। तो देखो दोस्त मेरे प्यारे, इधर आओ। ये था बेटा आपका भारत महान और ये था आपका कस्टम स्टेशन। और ये आ रहे हो बेटा आप यूएसए से। कहां से आ रहे हो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रहे हो मेरे कस्टम स्टेशन पर। तो बेटा सबसे पहला सेक्शन आपके सामने आता है और वो आता है आपके पास में सेक्शन नंबर 29। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 29, जो ये बोलता है, सर सेक्शन 29 क्या बोलता है? सेक्शन 29 बोलता है बेटा कि आना है तो यही आना है। क्या बोला मैंने? ये बेटा आपका मान लो आप क्या है, आपका शिप, आपका जहाज है ये, ऐसा आप मान सकते हो कि ये आपका जहाज है। तो सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 29, जो बोलता है आना है तो यही आना है। सर कहां आना है? तो गुड्स शुड बी अराइव एट कस्टम पोर्ट। गुड्स शुड बी अराइव एट कस्टम पोर्ट, यानी बेटा गुड्स को लेकर आ रहे हो तो कस्टम पोर्ट पर ही लेकर आना। इधर उधर घुसने की जरूरत नहीं है, गलत रास्तों में हमारे भारत देश के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ये कान खोल के सुन लेना, इधर से और जंगल के रास्ते से एंटर होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 29 ने बोला है पकड़े गए तो बड़ी मार पड़ेगी साहब, बड़ी मार पड़ेगी। इसलिए आना है तो सेक्शन 29 बोलता है यही आना है, यही बोले तो कस्टम पोर्ट। द गुड्स शुड बी अराइव्ड एट कस्टम पोर्ट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन चेंज हो जाएगा बेटा, सेक्शन नंबर 30। नो आई एम मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 30। तो आने से पहले बता जरूर लेना कि क्या लेकर आ रहे हो। आने से पहले बता जरूर देना कि गुड्स क्या क्या भर रखा है अपनी गाड़ी के अंदर, अपने जहाज के अंदर। यानी बेटा फाइलिंग ऑफ आईजीएम या फिर आईआर बोलते हो ना आप व्हीकल के केस में। तो व्हीकल के केस में आप बोलते हो आईआर, यानी कि इंपोर्ट रिपोर्ट। और बेटा शिप का केस होता है तो वहां पर आप बोल के चलते हो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ठीक है? हाँ सर। तो सेक्शन नंबर 30 में बेटा बिफोर अराइविंग क्या बोलेंगे? पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वीनियंस, पीआईसी, जो बेटा यहां पर बैठे हैं कप्तान साहब, जो चला रहे हैं जहाज को, वो कप्तान साहब। पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वीनियंस, जिसको अपन पीआईसी बोलते हैं, उसको आईजीएम फाइल करना। तो पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वीनियंस इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल, आने से पहले। उसके बाद बेटा सेक्शन चेंज होकर होता है आपका सेक्शन नंबर 31, और सेक्शन नंबर 31 बोलता है कि गुड्स तभी अनलोड हो सकते हैं जब आप परमिशन लोगे, बर्थ नंबर लोगे, टर्मिनल नंबर लोगे, उसी के बाद गुड्स अनलोड होंगे। यानी कि गुड्स कैन बी अनलोडेड ओनली आफ्टर द ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स। यहां पर बात की जाती है मेरे दोस्तों किसकी? एंट्री
इन वर्ड्स की, ये जितने भी पॉइंट बोल रहा हूं ना बेटा, ये पूरा का पूरा इंपोर्ट प्रोसीजर है, ऐसा लिख कर आओगे ना एग्जाम में, पूरा नंबर मिलेंगे आपको। पहला पॉइंट क्या लिख कर आओगे, गुड्स शुड अराइव ओनली एट द कस्टम पोर्ट। दूसरे में क्या लिख कर आओगे कि पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वीनियंस इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, और इन केस ऑफ व्हीकल इंपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल। और अगर बेटा व्हीकल का केस है तो इंपोर्ट रिपोर्ट IR, व्हीकल के केस में इंपोर्ट रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ अराइवल। शिप का केस है ना तो आने से पहले फाइल करनी है। और अगर व्हीकल का केस है बेटा, गाड़ी से आए हो या फिर ट्रक से आए हो, तो आने के 24 घंटे के अंदर अंदर भी अगर बता दोगे तो चलेगा, यानी कि इंपोर्ट रिपोर्ट बेटा विद इन 24 आवर्स भी आप फाइल कर चल सकते हो। उसके बाद मैंने बताया कि अगर गुड्स अनलोड करना है तो एंट्री इनवर्ड लेना पड़ेगा सेक्शन नंबर 31 के अंदर। फिर आता है बेटा आपका सेक्शन नंबर 32, जो सीधा आपका कहां पहुंच जाता है, जो सीधा आपका पहुंच जाता है इंडिया के अंदर, यानी कि कस्टम पोर्ट के ऊपर। और वो बोलता है साहब कि गुड्स वही अनलोड होगा जो IGM में बताया था। ओ अच्छा, यानी कि यह जो गुड्स आपने IGM में डिक्लेयर करा था यहां पर सेक्शन 30 के अंदर, वही वाला गुड्स बेटा सेक्शन 32 बोलता है कि आप उतार सकते हो, उसके अलावा शिप से कुछ भी नीचे नहीं उतरेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको शिप से उतारना है तो आपको जो गुड्स आपने IGM में डिक्लेयर करा है वही यहां पर आप अनलोड कर सकते हो, यानी ओनली दोज गुड्स टू बी अनलोडेड विच आर मेंशन्ड इन द IGM और IR। कोई दिक्कत नहीं सर। तो बेटा सेक्शन 32 भी यहां पर खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है बेटा सेक्शन नंबर 33। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 33 और वो बोलता है गुड्स सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड प्लेस पर ही अनलोड किया जाएगा, इधर उधर नहीं उतार सकते। जो अप्रूव्ड प्लेस बताई गई है वही उतार के रखना पड़ेगा, यानी गुड्स शुड बी अनलोडेड एट द अप्रूव्ड प्लेस। उसके बाद आता है बेटा सेक्शन नंबर 34। ये सारे तीनों सेक्शन कहां आते हैं, पोर्ट पर आते हैं। 32, 33 और 34 कहां पर आते हैं बोलो, पोर्ट के ऊपर आते हैं। कहां आते हैं, पोर्ट के ऊपर। 34 क्या बोलता है बेटा, गुड्स शुड बी अनलोडेड ओनली इन दी प्रेजेंस ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, ओनली इन दी कस्टडी ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, यानी प्रॉपर ऑफिसर की कस्टडी में, सुपरविजन में, क्या बोलेंगे, सुपरविजन के अंदर, यानी प्रॉपर ऑफिसर को खड़े रखकर आपको गुड्स को अनलोड करवाना पड़ेगा। तो शुरुआत से बोलते हैं बेटा सेक्शन नंबर 29। चलो मेरे साथ सारे बच्चे याद करके बताओ, आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। सेक्शन नंबर 29, आना है तो यही आना है, मेरे साथ साथ बोलो, आना है तो यही आना है। गुड्स शुड बी अराइव्ड ओनली एट द कस्टम पोर्ट, गुड्स शुड बी अराइव्ड ओनली एट द कस्टम पोर्ट, गुड्स शुड बी अराइव्ड ओनली एट द कस्टम पोर्ट। सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 30 देखो क्या था, आने से पहले IGM फाइल करनी पड़ेगी, किसको, पर्सन इन चार्ज को। सेक्शन नंबर 31, बिफोर अनलोडिंग एंट्री इनवर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, गुड्स अनलोड करने से पहले एंट्री इनवर्ड फाइल जरूर कर दीजिएगा। सेक्शन नंबर 32 ने क्या बोला था, बोलो बोलो, वही गुड्स अनलोड होगा जो कि IGM में डिक्लेयर करा था। ओनली दोज गुड्स विल बी अनलोडेड विच आर मेंशन्ड और डिक्लेयर्ड इन द IGM और IR। 33 ने बोला था दोस्त, ओनली अनलोडिंग विल बी पॉसिबल एट दी अप्रूव्ड प्लेस। और सेक्शन 34 ने बोला था कि प्रॉपर ऑफिसर के सुपरविजन के अंदर अनलोडिंग की जाएगी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब मैं जंप करूंगा सीधा किस पर, पता है आपको, 34 के बाद सीधा जंप करूंगा मैं सेक्शन नंबर किस पर, सेक्शन नंबर 46 पर। तो बेटा सेक्शन नंबर 34 के बाद सेक्शन नंबर 46 आता है अगला स्टेप। और सेक्शन नंबर 46 क्या बोलता है पता है आपको, सेक्शन नंबर 46 बोलता है कि बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करनी पड़ेगी फॉर होम कंजम्पशन। अब डिपेंड करता है बेटा आपको बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए फाइल करनी है या वेयर हाउस ले जाने के लिए फाइल करनी है। अगर आप होम कंजम्पशन के लिए फाइल करोगे तो बेटा आपको व्हाइट वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, और अगर आप वेयर हाउसिंग के लिए लेकर जाओगे तो आपको येलो वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं सर। और बिल ऑफ एंट्री के साथ बेटा आपको ड्यूटी का पेमेंट भी करना पड़ेगा, यानी ड्यूटी शुड बी पेड बिफोर क्लियरेंस ऑर्डर, क्लियरेंस ऑर्डर आने के पहले आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब बातें सेक्शन नंबर 46 में बेटा आपकी हो जाती हैं। ठीक है सर, हाँ सर। इसके बाद अगर बेटा आप वेयर हाउस से गुड्स को छुड़ा कर ले जा रहे हो तो यहां पर आपको फाइनली भरनी पड़ती है ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री। ये सारी बातें थी बेटा इंपोर्ट प्रोसीजर को लेकर। बोलो कोई दिक्कत, ये सारे सेक्शन यहां पर आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं बेटा। अगर क्लियरेंस ऑर्डर की बात करोगे तो मैं आपको बता देता हूं, क्लियरेंस ऑर्डर आपका दिया जाता है अगर आप डायरेक्ट छुड़ा के ले जा रहे हो, डायरेक्ट छुड़ा के, तो सेक्शन 47 में आपको मिल जाएगा। यानी व्हाइट वाली एंट्री के केस में बेटा सेक्शन नंबर 47 में आपको क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाएगा। येलो वाली के रेस्पेक्ट में बेटा क्लियरेंस आपको 60 में मिल जाता है, और ग्रीन वाली के रेस्पेक्ट में आपको 68 सेक्शन के अंदर क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है सर, हाँ सर। तो ये सारी बातें थी बेटा आपके इंपोर्ट प्रोसीजर को लेकर, और इसी के साथ अपना ये सेशन बेटा यहां समाप्त होता है। आई होप बेटा आपको बहुत मजा आया होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और आपकी सारी क्वेरीज बेटा मैं सॉल्व करने में कहीं ना कहीं
कामयाब रहा हूँगा। मुझे नहीं पता कि मैंने 100% सॉल्व करी कि नहीं करी, बट मैंने पूरी कोशिश करी कि मेरे पास जितने भी बच्चों ने क्वेरीज भेजी, चाहे वो फेसबुक से हो, इंस्टाग्राम से हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बेटा मैंने सारी क्वेरीज सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करी है और सबसे बेस्ट मैनर में मैंने कोशिश करी कि मैं आपको समझाकर चलूँ। इसके अलावा बेटा अगर कभी कोई गलती मेरे से हो गई हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और बेटा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लगे और आपको फ्यूचर में और कौन कौन से लेक्चर्स चाहिए मेरे से, मैं कौन कौन से लेक्चर्स और बना के आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डालता रहूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन बेटा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। मेरे से जितने एफर्ट होंगे मैं लगाऊंगा, आप अपने पूरे एफर्ट लगाओगे दोस्त, और मुझसे वादा करोगे कि आप एग्जाम क्रैक करोगे, और एग्जाम क्रैक करने के बाद मुझे मैसेज करके जरूर बताओगे कि सर मजा आ गया, आपका पढ़ाया हुआ सब एग्जाम में आया और हम सबको सही कर कर आए। इस सब्जेक्ट की गारंटी मेरी है दोस्त, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूं, तो इस सब्जेक्ट का मैं आपका जिम्मेदारी ले सकता हूं, बोलबाला संभाल सकता हूं। टिल देन अगले लेक्चर में मिलेंगे दोस्त। अगला लेक्चर हो सकता है कि मैं आपका कौन सा डालूं, मॉक टेस्ट का सेट नंबर 2। तो ये एक सरप्राइज होने वाला है आप लोगों के लिए, जहां पर मैं मॉक टेस्ट सीरीज चालू करने वाला हूं, वो भी ऑनलाइन वाली मॉक टेस्ट सीरीज। जो ऑनलाइन में मॉक टेस्ट है बेटा, वो वाले मॉक टेस्ट अब एक के बाद एक हो सकता है अपलोड होने चालू हो जाए। तो टिल देन वेट एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय, टाटा, सी यू बेटा, बाय।